हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन एक बार फटाक से, जल्दी से एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस सभी को क्लियर है बेटा? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन एक बार जल्दी से। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस मेरी वीडियो दोनों चीजें क्लियर है सभी को बेटा? यस और नो? ओके। सो आज आप लोगों का एचएपी का एग्जाम था। सो स्टूडेंट्स, कैसा हुआ आपका पेपर आज का? एचएपी का पेपर कैसे हुआ सभी का? एक बार जल्दी से बताएंगे। थोड़ा सा पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ एनालिसिस के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा जो पिछले साल में शॉर्ट और लॉन्ग में पूछे गए हैं। मैं 2 नंबर के क्वेश्चन को कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें वन वर्ड आंसर, जैसे आज आप लोगों ने देखा एचएपी में बहुत सारे क्वेश्चन वन वर्ड आंसर थे, जिसमें खाली एक शब्द का आंसर लिखना था। जल्दी बोलो। एकदम मस्त हुआ। ठीक है। और देखो बेटा, एक बात और बोलना चाहूंगा। ये बात सत्य है कि पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं था, बट अगर जो आपको इतना ज्यादा इजी पेपर पता है क्यों लगा? क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है। जो ऐप वाले बच्चे होंगे जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से या फिर एंड टाइम में भी जुड़े हैं, तो आपको पता है कि यही सारी चीजें आपको हम लोगों ने पढ़ाई थी। यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। आप लोगों को जो चीजें बोली गई थी उसी में से ही पेपर आया है ना। अब एकेटीयू और आरजीपी वालों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताता था और आप लोग बोलते थे कि सर एकेटीयू के भी बताओ, एकेटीयू के बताओ, उन्हीं में से ही आया ना पेपर तुम लोगों का। वन वर्ड आंसर पूछे गए। वन वर्ड आंसर। ईयर में कौन सी बोन रहती है ना? तुम्हारे 2 न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताओ। पावर हाउस ऑफ सेल क्या है? तो ये तो वन वर्ड आंसर है भैया, इसमें थोड़े ना कुछ भी कहानी जोड़नी थी। एक एक शब्द लिख के बात खत्म हो जाती, 2 नंबर पक्के। अब उसमें भी पता नहीं कुछ स्टूडेंट गोल हो गए, है ना? वो यूनिवर्सल डोनर, बताओ उसमें क्या लिखना था भैया? उसमें तो सीधा एक लाइन लिखनी थी, एक वर्ड लिखना था, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। ठीक है। एनालिसिस में नैया पार जरूर होगी, सेशन के लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल पार होगी। आज और कल का जो सेशन रहेगा देख लेना, एनालिसिस की नैया आसानी से पार हो जाएगी। ठीक है। चलिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन? जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे फटाक से। फिर उसके बाद में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा, कि हमारा सेशन आज का फिर स्टार्ट करेंगे। सारी चीजें होप सो आप लोगों को क्लियर होगी, मेरी वॉइस भी, मेरी वीडियो भी। और सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाक से। फिर उसके बाद में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, चलिए। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, कल का जो मोटिवेशन सेशन हुआ था उससे कुछ फर्क पड़ा? कल की जो मोटिवेशन क्लास हुई थी उससे कुछ फर्क पड़ा तुम लोगों को? जल्दी। ओके, फटाक से जल्दी जल्दी करेंगे। फिर उसके बाद में एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा एक बार मैं आप लोगों को एचएपी का पेपर दिखा देता हूं। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर सीयूटी वाले भी होंगे, तो मैंने एचएपी का पेपर बस जस्ट एक बार बस रीड डाउन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एकेटीयू का एचएपी का पेपर, फिर मैं आप लोगों को एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बेसिकली अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं रेगुलर बेसिस पे, पिछले 3 से 4 ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को मैं एनालाइज करके आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। देखो क्वेश्चन पेपर में देखो क्या क्या आया था भैया आज के। देखना, हलवा सा क्वेश्चन पेपर था। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। राइट द नेम ऑफ 2 न्यूरोट्रांसमीटर, 2 न्यूरोट्रांसमीटर के नाम लिखने थे। ठीक है, डोपामिन साइटोसिन लिख देते, एसिटाइलकोलिन लिख देते। उसके बाद में यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, नेम लिखना था खाली यूनिवर्सल डोनर का।
और उसके बारे में 2 लाइन में डिफाइन कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, उसके बाद में डिफाइन द टर्म सिंथेसिस को डिफाइन करना था आपको। इसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाय आरएच फैक्टर। यहां तक के क्वेश्चन 5वें नंबर तक का क्वेश्चन पे आते आते मेरे को 7 से 8 मिनट लगती लिखने में, और इससे ज्यादा अगर जो तुमने लिया ना तो बहुत गलत किया है। यहां तक लिखने में 7 से 8 मिनट लगती स्टार्टिंग में पेपर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो राइट अबाउट द 2 मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। 2 मेन फंक्शन लिखने थे, तो 2 लाइन का लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में लिख देते और उसके 2 मेन फंक्शन के बारे में लिख देते, बस कहानी खत्म। राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द रोड एंड कोन सेल। नेम द बोन्स प्रेजेंट इन द ईयर। ईयर के अंदर 3 बोन प्रेजेंट रहती है, वो स्टेपिस वाला लिखना था यार, और कुछ भी नहीं लिखना था। इसके बाद में व्हाट इज कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, 6 से 7 लाइन इसके ऊपर लिख देता, आराम से हो जाता। ये था। और लास्ट क्वेश्चन क्या था, राइट द नेम ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका डायग्राम बना देते, 2 लाइन उसके बारे में लिख देते। इस पोर्शन को करने में जिस बच्चे ने 20 या 25 मिनट से ज्यादा ली है, मतलब उसने टाइम वेस्ट किया है और कुछ नहीं किया। इन 20 नंबर के क्वेश्चन को, ये 10 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के थे, इनको अगर जो करने में किसी ने 20 से 25 मिनट से ज्यादा टाइम लिया, वो भी ज्यादा बता रहा हूं मैं, 20 मिनट से ज्यादा भी ज्यादा ही है, पर 25 लगा दिया। अगर जो 20 से 25 मिनट लिए तो ठीक है, अगर जो उससे ज्यादा टाइम दिया है तो खराब है जी मामला, बिल्कुल गलत, टाइम वेस्ट किया है आपने। ठीक है, इन 10 क्वेश्चनों को करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वही तो गलती कही ना, 2 नंबर में 4 क्वेश्चन छूट गए, बहुत गलती, गलत किया, बहुत गलत किया। सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी में तुम्हारा पहले ही क्वेश्चन था बेटा सेल से, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यही क्वेश्चन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। आरजीपीवी के क्वेश्चन पेपर में भी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, उससे क्वेश्चन बना था। ये क्वेश्चन हर किसी बंदे से बन गया होगा, पहली यूनिट से ही आया है, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बताया था कि सेल इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, क्लासिफाई स्केलेटन सिस्टम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल कॉलम। हमारे देखो, अपने मॉडल पेपर उठा करके देख लेना, जो भी ऐप वाला बच्चा होगा यहाँ पर, जो 3 मॉडल पेपर दिए ना, और ये जो क्वेश्चंस आए हैं तीनों मॉडल पेपर से मैच है। सेल भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तीनों मॉडल पेपर 1 या 2 में लॉन्ग क्वेश्चन में है, स्केलेटन सिस्टम भी है, और आपका तीसरा क्वेश्चन ब्लड कोएगुलेशन से भी आपके मॉडल पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडल पेपर से आए हैं तीनों क्वेश्चन। ठीक है, जिसने मॉडल पेपर सोल्व कर लिया होगा मतलब उसका काम हो गया होगा। तीसरा सेक्शन, इस सेक्शन में किसी बच्चे ने अगर जो 1 घंटा 20 मिनट दिए तो बिल्कुल सही दिए। 1 घंटा 20 मिनट यानी कि अगर जो 80 मिनट इस पे लगाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लिखना था। पूरी सेल को डिफाइन करते, स्केलेटन सिस्टम में ब्लड को पकड़ा है तो अच्छे से करते, जो भी 2 क्वेश्चन करे। ओके, इसके बाद में आगे हमारा जाता है एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ हार्ट विद लेबल डायग्राम। हार्ट की एनाटॉमी बतानी थी यार, उसका डायग्राम के बारे में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है मॉडल पेपर, फिर चाहे आज उठा करके देख लेना। अगला क्वेश्चन, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग इन डिटेल्स। क्या बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते टाइम ही कि ईयर आई, बस ये पढ़ लेना, ईयर और आई पढ़ लेना, इनमें से फंस जाएगा। स्पेशली सेंसरी ऑर्गन्स में से ईयर और आई पढ़ लेना, बस। बोला था नहीं बोला था? हियरिंग कहां से करते हो भैया, कहां से सुनते हो? यहां से सुनते हो ना, वही तो आ गया। बताओ, आगे आ जाओ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लड ग्रुप एंड एक्सप्लेन। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 3 से। डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फेटिक सिस्टम से क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट बोला था लिम्फेटिक सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट बोला था। ये चारों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएंगे, मॉडल पेपर देख लेना। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन। सेल से क्वेश्चन आ गया, फिर से सेल से क्वेश्चन आ गया जी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइटोसिस। मियोसिस माइटोसिस कहां होता है? डिस्क्राइब द बेसिक एनाटॉमी ऑफ आई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये कुछ पेपर था क्या? एक एक क्वेश्चन मॉडल पेपर से मैच हुआ है, एक एक क्वेश्चन। 2 नंबर वाले तो 1 वर्ड थे, उनमें भी आरएच फैक्टर वाले 2-3 क्वेश्चन मैच हुए हैं, बट मैं नहीं बोलूंगा कि 2 नंबर वाले मैच हुए, उनमें से 2-3 ही मैच हुए, बट वो तो 1 वर्ड थे यार। वो तो अगर जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो कर लिए होंगे,
और मैंने हमेशा बोला है कि 2 नंबर वाले या फिर ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, ये कभी भी फंसने के चांसेस बहुत रेयर कंडीशन में रहते हैं, है ना। वो तो आपको 1 वर्ड पूछ लेगा तो कैसे भाई, वो तो पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन बनाना की यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। बट वहां से 2-3 क्वेश्चन आए हैं जो आपको मॉडल पेपर में दिए थे। बट लॉन्ग और ये तो शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी और सेक्शन सी तो पूरा मैच हुआ है, पूरा कंप्लीट, ठीक है, पूरा कंप्लीट मैच हुआ है। और ये आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे ना, इनमें से आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला क्वेश्चन मैच हुआ है, और आरएच वेक्टर वाला मैच हुआ है, कार्डिक आउटपुट वाला है, और आयोप्सो लिम्फस सिस्टम वाला, तीन या चार क्वेश्चन मैच हुए वेरी शॉर्ट में से। बट वो तो आपको 1 वर्ड थे ना, न्यूरोट्रांसमीटर 2, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, ये तो आपको 1 वर्ड थे, ठीक है। आज का पेपर, और अच्छा एक बात बताओ, आज के पेपर में किसने कितने पेजेस लिखे? आज के पेपर में किस बच्चे ने कितने पेजेस लिखे? आंसर करो जल्दी से, जल्दी से बेटा आंसर करो कि आज के पेपर में किस बच्चे ने कितने पेजेस लिखे। नहीं लगेगा डर, आज का सेशन कर लेना तो नहीं लगेगा डर, आज और कल की क्लास कर लेना, डर निकलवा देंगे। जल्दी इस बात का आंसर करो कि आज की सेशन में किस बच्चे ने कितने पेपर फिल किए। उसके बाद में मैं आप लोगों को आज एक मोटिवेशन लाइन बोलूंगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आराम से आराम से आराम से। 20, 21, 24, 28, 20, 21, 32, 28, 22, 32, 22, 12, 32, 20, 20, 32, 20, 21, 15, 25, 25, 21, 32, ओके, 22, 20, 22, 32, 29। आज का पेपर कौन सा मॉडल? तीनों का मिक्सअप हुआ है जी, तीनों का मिक्सअप होकर के हुआ है, कंप्लीट एक से मैच नहीं हुआ। देखो, अब एक बात बोलूंगा बेटा, जिसके भी 25 पेजेस से नीचे फिल हुआ है, मतलब उसने बहुत शॉर्ट मैटर लिखा है, या फिर उसका क्वेश्चन कोई ना कोई छूटा होगा जरूर, ये बात सत्य है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जो आपका 25 पेज से कम मैटर, आपने 25 पेज से कम लिखे हैं बट क्वेश्चन कंप्लीट अटेंड किया, मतलब आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बट आपका 20 पेजेस से ज्यादा ऊपर जाना चाहिए था, जैसा आपका पेपर था, क्योंकि शॉर्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बन रहे होंगे, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को मिलाकर के 10 पेज बैठ जाते हैं, और एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बोला था 3.5 से 4 पेज कर लिख करके आना, तो 3.5 का पेज लगाए, अगर जो हम 3.5 पेजेस का भी लगाए तो लगभग आपके 18-19 पेज बैठते हैं, ठीक है, 18-19, हाँ इतने बैठेंगे, 14, हाँ 17, 18 पेजेस बैठेंगे, 18 पेज वो और 10 पेज ये, तो आपके कितने हो गए? 28 पेज हो गए, और 3 पेज में आपके आराम से 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते। 31-32 पेज में मेरे अकॉर्डिंग आज का पेपर हो जाना चाहिए था, सप्लीमेंट्री नहीं लगनी चाहिए था, अगर जो आपने परफेक्टली भी लिखते। बट अगर जो आप 24-25 पे गए हो, कोई बात नहीं, अच्छा है, बट क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए थे, जो आप लोगों ने क्वेश्चन छोड़े हैं वो गलत है ना। और एक बच्चे ने बोला सर 15 पेजेस में लिखा, तो 15 पेजेस में लिखा तो वो तो गलत है बिल्कुल बेटा, वो तो बिल्कुल गलत हुआ ना, और फिर बोल रहे हो कि टाइम नहीं बचा, तो वो गलत है। और एक और चीज मुझे पता लगी कि आज एकेटी वाले बच्चों को सप्लीमेंट्री नहीं मिलती, किसी ने भी नहीं थी सप्लीमेंट्री, तो उस चीज के बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। पहले तो मिलती थी, क्योंकि बच्चों से बात हुई थी तो सप्लीमेंट्री मिली, पता नहीं कि एकेटी में सप्लीमेंट्री मिलती भी है नहीं भी मिलती, ठीक है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं टाइम इज नेसेसरी, टाइम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं, समय क्या बोलता है कि तू मेरी कदर कर, मैं तेरी कदर करूंगा, और तू मेरी कदर नहीं करेगा तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। वही तुम लोग आज पेपर में करके आए हो। आज का पेपर बच्चे ने 12:30 बजे मेरे पास कॉल कर दिया था, सच में पहले बच्चे का कॉल एकेटीयू वाले का 12:30 बजे आ गया था कि सर मैं पेपर सेंड कर रहा हूं, एक बार देखो बात मुझे, मैंने पेपर पूरा कंप्लीट अटेंड कर लिया, 32 पेज की कॉपी लिख करके आया हूं सर पूरी, और एक एक क्वेश्चन अटेंड कर लिया। बच्चा इतना खुश था, मेरा दिल खुश हो गया उसकी बात सुन के। उसने बोला कि सर कंप्लीट पेपर अटेंड हुआ है। मैंने बोला इतनी जल्दी कैसे अटेंड कर लिया? कह रहा कि सर आप पेपर तो देखो, आप बोलोगे ठीक है, वरना मैं उस पर गुस्सा करने वाला था कि आधे घंटे पहले कैसे देके आ गया भाई तू। तो उसने बोला कि सर बहुत इजी पेपर था और 32 पेज की कॉपी फिल हो गई, सप्लीमेंट्री देने के लिए मना कर रहे थे, तो मैं क्या बोलते हैं आखिरी के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको 3-3 पेज में या फिर 2.5 पेज में मैनेज कर लिया, बट मेरा पेपर कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा पेपर हुआ, बिंदास पेपर हुआ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है।
बिल्कुल सही बात है भाई, पेपर तो इजी था और 1 वर्ड आंसर आए थे। तो इसी तरीके से मैं ये पेपर एनालिसिस का पहले आपको क्यों दिखा रहा हूं एचएपी का, आप सब देख के आए हो एचएपी का पेपर, बट मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि कि जो गलतियां आपने एचएपी के पेपर में की है, मैं नहीं चाहता वो आप गलतियां एनालिसिस के पेपर में करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा उस चीज को। तो इसी मेन मेरे मोटिव यही है कि आप एनालिसिस के पेपर में वो गलती ना करो बेटा जो आपने एचएपी के पेपर में कर चुके हो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि आज का पेपर जो पढ़ के नहीं गया था उसके लिए डिफिकल्ट था, आप लोगों के लिए पेपर इस वजह से इजी था क्योंकि कि आपने पढ़ाई की है। अगर जो आप पढ़कर नहीं जाते तो आपके लिए ये पेपर भी दुनिया का सबसे डिफिकल्ट पेपर बन जाता। तो इस बात के लिए अपने आप को ऐसे करके शाबाशी देने का, शाबाश जो भी तुम्हारा नाम है, और अपने आप को शाबाशी दो कि तूने पढ़ाई की है भाई, जब भी तेरे से आज का पेपर बना है, वरना पेपर बिल्कुल भी नहीं बनता अगर जो पढ़ के नहीं जाते, पढ़ के नहीं जाते। क्यों? क्योंकि कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखना बहुत इजी होता है, बट वन वन आंसर को अटेंड करना डिफिकल्ट होता है। तो वो आप लोगों ने आज शाबाशी का काम किया है, हाई फाई देंगे सब बच्चे एक साथ, ठीक है जी। तो आप लोगों ने पढ़ाई की है, अब जो हो गया उसको भूल जाओ। अगर जो पेपर थोड़ा बहुत 19-20 डगमगाया भी है एचएपी का, भूल जाओ, क्योंकि उसके गम में बैठोगे, उस पेपर के गम में बैठोगे तो आगे वाला भी पेपर रूठ जाएगा। तो बेहतर है कि कल की ना सोच के आने वाले कल की सोची जाए, तो अब एनालिसिस पे फोकस किया जाए। यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स, यस और नो, जल्दी से एक बार फटाक से फुल जोश एंड रोक्स में यस बोलेंगे चैट सेशन में बेटा। यस और नो बोलेंगे चैंपियंस। मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है? ओके, तो जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा। और परसों को हमारा एनालिसिस का पेपर है, तो हमारे पास में उसका पूरा का पूरा निचोड़ आएगा। अब देखो, अब पूरा का पूरा एनालिसिस का निचोड़ देंगे आप, ठीक है। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कोई फायदा नहीं है। रो लो धो लो चाहे कुछ भी कर लो, याली क्या करूं मैं, मेरा एचएबी का पेपर खराब हो गया, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बट हाँ, एनालिसिस फार्मास्यूटिक्स इनऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर कर सकते हो। वो कैसे करोगे? आज देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं जो शॉर्ट और लॉन्ग में अभी तक पिछले 3 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से क्वेश्चन आया है। तो जिसको पास होना है इन क्वेश्चन को पढ़ लेना, आंख बंद करके पास हो जाओगे। दोबारा से सुन लो, कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं जो पिछले 3 साल में जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग में, तो इनको तो जरूर पढ़ करके ही जाना, ठीक है जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, क्वेश्चंस बताते हैं हमारे प्यारे बच्चों को, चलिए ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल कर लिया तो अच्छी बात है, चलिए आ जाइए। देखो बेटा, आप लोगों से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहे हैं, दिलों की गहराई से, ये क्वेश्चंस आप लोगों को 3 साल के पेपर में मिल जाएंगे पिछले। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन आपका बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन बेटा कहां पर पूछा गया आपका? लॉन्ग क्वेश्चन में। कहां पर? ये मैं इधर लिख देता हूं, लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। पिछले 3 साल में से 2 साल में मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, एरर। एरर आपका लॉन्ग में नहीं आया बट शॉर्ट में आया है, और तीनों साल के पेपर में आया है, शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर तो मैं हमेशा जितनी बार भी पढ़ाता हूं उतनी बार ही बोलता हूं, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एरर से आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आया पिछले तीनों साल के पेपर में, एकेटीयू की बात करूं मैं। रिडॉक्स साइट्रेशन, रिडॉक्स साइट्रेशन से क्वेश्चन आपका पिछले 3 साल में से 2 साल में लॉन्ग में आया है,
और तीनों साल में शॉर्ट में भी आया है। ध्यान से सुनना क्या बोला, पिछले 2-3 साल के पेपरों में 2 साल तो ये लॉन्ग में आया है और तीनों साल में शॉर्ट में भी आया, मतलब लॉन्ग का भी काम करेगा और शॉर्ट का भी। ठीक है, मतलब बेटा किसमें, लॉन्ग में भी आया है एंड किसमें, शॉर्ट में भी आया है, दोनों में आया है जी। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाओ। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आपका 1 साल लॉन्ग में आया है और हर साल शॉर्ट में तो आया ही है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपसे सीधा पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और आपको मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, फजान्स मेथड में से एक दे देगा कोई भी, अगर जो शॉर्ट में पूछा गया, और लॉन्ग में पूछा गया तो पूरा ही लिखना है, दिल खोल के लिखना है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज ऐसे ही मिलेगा, लॉन्ग में भी एंड एज वेल एज शॉर्ट में भी। बेटा समझ में आ रही है मेरे बच्चों की बात, यस और नो। अगला क्वेश्चन, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन से लॉन्ग में भी आया है, शॉर्ट में भी आया है और वेरी शॉर्ट में भी आया है। सुन लेना, लॉन्ग में भी आया है, शॉर्ट में भी आया है और वेरी शॉर्ट में भी आया है, यानी कि सेक्शन ए में भी, सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी, तीनों सेक्शनों में यहां से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है और आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है, वेरी शॉर्ट भी, लॉन्ग भी और आपको शॉर्ट भी। समझे, समझे कि नहीं समझे? आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, नॉन एक्वस साइट्रेशन। नॉन एक्वस साइट्रेशन हर एक पिछले तीनों साल के पेपरों में शॉर्ट क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन आया है, या तो सीधा सोलवेंट्स पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय सोलवेंट्स। ठीक है, सोलवेंट्स भी पूछ सकता है, अदरवाइज आपसे सीधा नॉन एक्वस साइट्रेशन पूछ लेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कहां देखने को मिला बेटा, शॉर्ट। यहां से क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी बनेगा, नॉन एक्वस साइट्रेशन से वो कैसे बनेगा अभी बताऊंगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनता है एनालिसिस में वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, डोंट फेयर व्हेन आई एम हियर। ओके, अगला आ जाओ, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा इंडिकेटर से, बट कैसे पूछेगा, देखो आप लोगों ने एक इंडिकेटर सुना होगा, पीएम इंडिकेटर, किस किसने सुना है, किस किसने सुना है, पीएम इंडिकेटर के बारे में किस किसने सुना है? हाँ करवाएंगे, अरे करवाएंगे, बताने के लिए थोड़े ना है, करवाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, कराएंगे कराएंगे, जल्दी बोलो। 0.1 नॉर्मल, अरे अभी कराएंगे मेरी चांद, अभी क्वेश्चन तो करा दे, अरे हम अभी कराएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, हमने क्या बोला, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, तो अभी क्वेश्चन तो बता दे फिर आंसर भी बताएंगे, अरे पहले पेपर तो खोल दे तभी तो आंसर शीट कराएंगे ना। चलिए ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया बेटा इंडिकेटर, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर्स के बारे में जो थ्योरी है ना, वहां से भी क्वेश्चन आया है, और आपसे जो आपका इंडिकेटर वाली थ्योरी है एसिड बेस की, एसिड बेस की इंडिकेटर वाली थ्योरी देखी है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज्यादातर तो चांसेस आपके एसिड बेस वाले से है कि या तो सीधा आपसे पूछ लेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड बेस टाइट्रेशन, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड बेस इंडिकेटर, या फिर आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से इंडिकेटर घुमा के पूछ लेगा। समझे, समझे कि ना ही समझे? ठीक है, तो यहां से भी किसी में पूछेगा बेटा आपसे क्वेश्चन, शॉर्ट में, शॉर्ट में। इससे अगला क्वेश्चन आपका आइडीमेट्री, आइडोमेट्री, रिडॉक्स साइट्रेशन का ही पार्ट है, रिडॉक्स साइट्रेशन का ही पार्ट है कि आपसे रिडॉक्स साइट्रेशन अगर जो शॉर्ट में पूछ रहा है, आइडीमेट्री, आइडोमेट्री आपको क्या है, देखो अगर जो रिडॉक्स साइट्रेशन आपको शॉर्ट में मिला, मैंने आपको इधर लिखा भी है, देखो लॉन्ग एंड शॉर्ट में लिखा है ना, अगर जो आपको रिडॉक्स साइट्रेशन शॉर्ट में दिखा तो आइडीमेट्री और आइडोमेट्री आपको वेरी शॉर्ट में दिखेगा। ठीक है, वरना आइडीमेट्री और आइडोमेट्री से 2 साल क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले 3 साल में से 2 साल पूछा गया है वेरी शॉर्ट। ठीक है, तो ये भी आपसे क्या है, या तो वेरी शॉर्ट में पूछेगा या फिर शॉर्ट में। समझे कि ना ही समझे बताओ। और लास्ट हमारा ग्रामेट्री एनालिसिस, जो कि आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले 3 साल में 2 साल में क्वेश्चन आया है यहां से। ठीक है, ये आपके चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, जल्दी बताओ।
ओके, इतने क्वेश्चन पढ़ना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ये क्वेश्चंस तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, मतलब भूत आ गया पैनल में। ओके, समझे, आ जाओ, चलो। फार्माकोपी आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे अगर जो ऐड ऑन करना है फर्स्ट यूनिट से, तो आप लोग लिमिट टेस्ट वाला फोल्डर ऐड ऑन कर लेना यहाँ पर, और क्योंकि क्लोराइड का लिमिट टेस्ट कभी कभी पूछा है, और आरजीपी में भी क्लोराइड का लिमिट टेस्ट पूछा था। ठीक है, और एक और बात बोलना चाहूंगा बेटा, देखो जो आरजीपी यूनिवर्सिटी का पेपर हुए हैं, उसमें चारों पेपर में हमने प्रूफ किया है कि जो बताया था वही आया है। और इनऑर्गेनिक का पेपर 8 के 8 क्वेश्चन, 8 के 8 क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने बोले थे, 8 के 8, उनके सिंगल एक एक पार्ट भी। मैंने आप लोगों को 5th यूनिट से बोला था अल्फा बीटा गामा रेडिएशन पढ़ लेना, बोला था नहीं बोला था, आया है। मैंने आपको क्लोराइड और सल्फेट का बोला था कि दोनों एक साथ में पूछ सकता है, फिर अकेला इन दोनों में से एक पूछेगा, दोनों पूछे हैं। मैंने लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक बोला था, पूछा है। मैंने इंप्यूरिटीज बोला था, पूछा है। मैंने बफर कैपेसिटी बोला था, पूछा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला था, पूछा है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में से मैंने बोला था, या तो सीधा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बोल देगा, या फिर क्या है उसमें से कोई भी दो एग्जांपल दे देगा। तो आपको सोडियम क्लोराइड और आपका क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट दोनों पूछ लिया। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था 3rd यूनिट और 4th यूनिट कंप्लीट पढ़ लेना, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 3rd यूनिट और 4th यूनिट में से एंटी माइक्रोबियल और कैथार्टिक्स कॉम्बिनेशन में आए क्वेश्चन में, और आपका एमेटिक्स और आपका एक्सपेक्टोरेंट से क्वेश्चन बना है। ठीक है, आपका पोटेशियम परमैंगनेट और अमोनियम क्लोराइड से क्वेश्चन बना है। तो एक एक क्वेश्चन आपका पेपर में आया है जो मैंने बताया था इनऑर्गेनिक के। ठीक है, आप लोगों के ग्रुप में मेरे ख्याल से इनऑर्गेनिक का पेपर डल रही है, वो डलवा देंगे। आ जाओ, अब देखो भाई, ये तो आप लोग इसको पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, ले लिया, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब करते हैं हमारा क्या, जो हम लोगों को कार्य करना है। सबसे पहले देखो इधर, सबसे पहले मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब बात समझने वाली ये है कि बात समझने वाली क्या है कि मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन होता क्या है। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, फिर उसके बाद में उस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करना है उनके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्या होता है कि हमारा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, डाइल्यूट HCl। आप लोग कहीं कहीं पे पढ़ते हो कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अब इस डाइल्यूट का मतलब क्या है और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है। देखो, डाइल्यूट का मतलब है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर, हमारे सॉल्यूशन के अंदर देखो, हमें पता है क्या, हमें क्या पता है बेटा कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बनता है हमारा, अगर जो हम लोग बोले कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन होता है, सभी को पता होगा स्टूडेंट्स, चैंपियंस मेरे सभी को पता होगा। तो अब देखो, हमारा, हम लोगों ने बात की दो टर्म की, एक तो हमारा क्या है डाइल्यूट, और दूसरी टर्म हमारी क्या है कंसंट्रेटेड। ठीक है, ये दो टर्म हमारे पास में है। अब डाइल्यूट क्या होता है और कंसंट्रेटेड क्या होता है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर बेटा, अगर जो सोलवेंट की मात्रा सोल्यूट से के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, भाई हमें पता है कि सॉल्यूशन के अंदर इसका अमाउंट क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है, और इसका अमाउंट क्या रहता है, मिनिमम रहता है। ये तो बात ठीक है, बट जो भाई ये तो कम है, ये ज्यादा है, कोई बात नहीं, वो तो ये तो प्रॉपर्टी है। पर लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम किन सॉल्यूशंस को बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट से बहुत कम हो। यानी कि अगर जो मैं बोलूं कि इनका रेशियो क्या हो, 20:500 हो, यानी कि हमारे क्या है, सोल्यूट खाली 20 मोल है और हमारे सोलवेंट जो है वो 500 मोल है। तो बेटा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
भाई हमने बोला कि कम है कोई बात नहीं चलेगा, बट इतना ज्यादा कम है, तो इन सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम किनको बोलते हैं? वही सेम कॉन्सेप्ट है कि ये मैक्सिमम है तो मिनिमम है, वो तो रहेगा, बट जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी कि क्या, सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट से थोड़ी ही कम हो, सोल्यूट की मात्रा सोलवेंट से थोड़ी ही कम हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। बात क्लियर है? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर है या नहीं है? अभी दिखा भी दूंगा कि कैसे लिखोगे। तो हमारे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात। अब हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में हमें टर्म्स लिखनी है हमारी 7 से 8। जैसे हमारी मैं आपको बोल देता हूं कंसंट्रेशन, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एस और कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हमें लिखना है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीपीएम कंसंट्रेशन, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट और वेट वॉल्यूम बाय वेट। ठीक है, ये आपकी 8 से 9 अलग अलग टर्म्स हो जाएंगी जिनको आपको मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में लिखना है। अब मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? देखो मैं आपको यहां पे एक और बार लिख करके दिखा देता हूं, मैं यहां पे आप लोगों को बेटा लिख करके भी दिखा देता हूं। सबसे पहले हमारा क्या जाएगा? कंसंट्रेशन, ठीक है। सेकंड हेडिंग हमारी आ जाएगी क्या? मास परसेंटेज। थर्ड नंबर पे हमारी क्या जाएगी? वॉल्यूम परसेंटेज। फोर्थ नंबर पे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है। यहां पे आप लोग फॉर्मेलिटी, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट, ओके। और यहां पे आ जाएगा हमारा एक और टर्म पीपीएम कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिली, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये हमारी हेडिंग्स है जो हम लोगों को एक्सप्लेन करने किसके अंदर? मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के अंदर, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये सारे टर्म्स हमें मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के अंदर एक्सप्लेन करनी। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी और एस से, ओके। मास परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे? कि हमारा क्या है कि जैसे हम लोग को बोल रहे हैं सोल्यूट कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास परसेंटेज। कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है किसका? सोल्यूट का इन द सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब देखो मास परसेंटेज भी दो तरीके से लिख लेगा, या अगर जो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा? यानी कि मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर जो हमें यहीं पे मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालना? भाई सोल्यूट का, भाई सोलवेंट के साथ थोड़े ना, वो क्या क्या, क्या बोलते उसको, ना इंसाफी करेंगे। तो ये हमारा क्या जाएगा? यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? सोलवेंट का भी तो निकाल सकते हैं भाई, ये थोड़े ना किसी विदेश से आया है, इसकी भी तो कदर होगी, दोनों मिलके ही तो सॉल्यूशन बना रहे, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज भी दो ही तरीके से निकाल सकते हैं। हमारा क्या है? वॉल्यूम, ये यहाँ पे बेटा परसेंटेज, हाँ वॉल्यूम परसेंटेज, हाँ फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे यहाँ पे, नहीं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, और हमारा क्या रहेगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट, ठीक है। बस वॉल्यूम और मास में क्या डिफरेंस है? उधर हम फॉर्मूला में मास लेंगे, यहां पर वॉल्यूम लेंगे, और कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। टर्म आ जाती है हमारी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा? ग्राम इक्वलेंट ऑफ सोल्यूट, ध्यान से सुनना, ग्राम इक्वलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राम इक्वलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल एन से, और यूनिट क्या होती है इसकी? नॉर्मल, ओके। फॉर्मूला भी आप लोगों को दिखा दूंगा, ग्राम इक्विवेलेंस वाला ही है। अगली टर्म आ जाती है हमारे पास में क्या?
मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है हमारा? मोलैरिटी होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एम से, और इसकी यूनिट क्या होती है? मोलर। क्या यूनिट होती है इसकी? मोलर। अगली टर्म हमारी आ जाती है क्या? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या आती है हमारी? नंबर ऑफ मोल या फिर नंबर ऑफ हमारे क्या, या फिर ग्राम्स ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ग्राम्स ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोलवेंट। सोलवेंट और सोल्यूट का कंपैरिजन होगा जी, यानी कि 1 लीटर ऑफ सोलवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो क्या होता है हमारा? मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग क्या है बेटा? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं या फिर एम डैश से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? मोलल। ओके, फॉर्मेलिटी को आप लोग स्किप कर देना, इसमें कंफ्यूजिंग है, आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे, जो चीज बताई जा रही है उतना ही लिख के आओगे, कोई दिक्कत। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी ये वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट, ये सारी टर्म्स हमारी इन दोनों से कोरिलेशन करेगी। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के अंदर हम लोग 25 पीपीएम कंसंट्रेशन लेते हैं, यानी कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट के अंदर हमारे कितने मोल्स ऑफ दी, हमारे क्या मिलियंस ऑफ द मोल्स प्रेजेंट है, तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी? पीपीएम कंसंट्रेशन की। समझे? समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? 10⁻⁶ मिलियन में चला जाएगी बात यार, वो ही है, वो ही हमने बोला मिलियन की बात बोली है। ये चीजें आप लोगों को मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के अंदर लिखनी है, लिख लोगे या नहीं लिख लोगे, यस और नो बोलेंगे चैट सेशन में जल्दी से, फिर दिखा दे रहा हूं कि कहां से कैसे लिखोगे। जल्दी से एक बार फटाक से चैट सेशन में बोलेंगे भाई, जल्दी से, जल्दी से एक बार जल्दी से चैट सेशन में बोलेंगे सभी स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? फिर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन की आप लोगों को डेफिनेशंस दिखा देते हैं। देखो यही चीज यहां पर लिखी है, जल्दी से रीड कर लो बस। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन आर ऑलवेज बी वर्ड्स डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, इन दो वर्ड में हमारा एक्सप्रेशन हमेशा यूज होता है, ठीक है। एज द टर्म डाइल्यूट क्या हमारी इंडिकेट करती है? इंपल्स दी वेरी लिटिल सोल्यूट इन इज प्रेजेंट। क्या है हमारा? सोल्यूट क्या है? बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है। क्या है? बहुत कम मात्रा में, लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड द टर्म कंसंट्रेटेड क्या? इंपल्स दैट देयर आर सुटेबल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, यानी क्या है? एक अच्छी मात्रा में हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है। सोल्यूट के रेस्पेक्ट में मैंने आप लोगों को दोनों प्रॉपर्टीज बोली थी, यही हमारी क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखो जो जो मैंने आप लोगों को बताया, कंसंट्रेशन के बारे में बताया, फॉर्मूला क्या है? सी और एस से हम इसको डिनोट करते हैं, यही बोला था, वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम पर वॉल्यूम ऑफ द लीटर, ये हमारा फॉर्मूला जाएगा। दूसरा जाता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का फॉर्मूला देखो यही मैंने बोला था, मास ऑफ कंपोनेंट ए, ए यहाँ पे क्या है? सोल्यूट है, बी हमारा यहाँ पे सोलवेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाय 100, यही मैंने बोला था। बात आ जाती है वॉल्यूम परसेंटेज की, जिसमें हमारा क्या रहेगा? देखो यहाँ पे हमारा क्या है फॉर्मूला में, देखो वॉल्यूम की बात होगी, बस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकाल रहे हैं, सोल्यूट की निकाल रहे हैं, वॉल्यूम आ जाएगा, वहां पे मास था और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मोलैरिटी आ जाएगी, देखो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मोल्स, ग्राम मोलिकुलर वेट, और मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला ये रहा, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला है। यही चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। इसका फॉर्मूला एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर जो हम इसको क्या है, ये तो लीटर में है, इसको 1000 में कन्वर्ट कर दे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा, और इसको अगर जो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हो तो इसको इधर ले जाओ, मोलैरिटी के पास में ले जाओ, तो हमें क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट कैसे लिखेंगे? मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। आगे आ जाता है हमारा नॉर्मेलिटी, देखो हमारा क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉरी ये मोलैलिटी है,
कि देखो पर केजी की बात हो रही है सोलवेंट की, यानी कि हम लोगों ने क्या बात की थी कि 1 किलोग्राम यानी कि 1 केजी के अंदर 1 केजी सोलवेंट के अंदर कितने सोल्यूट हमारे प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। ये रहा फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। नॉर्मेलिटी की बात आ जाएगी, देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, हमारा क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है। ओके, फॉर्मूला आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन 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 पर। ठीक है बेटा, यही चीजें आप लोगों को मैंने बताई है, कुछ भी अलग नहीं बताया। ठीक है, वेट बाय परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वेट, ये टर्म आप लोगों के सामने ये रही। उसके बाद में आ जाता है आपका पीपीएम कंसंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन की बात आ जाती है, उसके अंदर आप लोग ऐसे लिखोगे। अब बताओ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन तो सभी लोग कर लेंगे, कर लेंगे, जल्दी बोलो, कर लेंगे नहीं कर लेंगे? जल्दी बताओ। कल पीटीयू का रिजल्ट आया, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कल रिजल्ट आया है, और एक बच्चे के 89% आए हैं बीएससी फार्मेसी से, उसने अपना कॉलेज टॉप किया। 89%, पंकज, आई होप सो उस बच्चे का नाम। पंजाब में नेट वेट बंद है थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़ा इश्यू हो रहा है, उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे, आज उन्होंने कॉल नहीं पिक की। ठीक है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन सभी के क्लियर है, यस और नो? जल्दी बोलेंगे, फटाक से जल्दी से चैट सेशन में बोलेंगे, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्लियर है नहीं है? जल्दी बोलो, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्लियर है नहीं है बेटा? यस और नो? चलिए ओके, आ जाओ। अगला क्वेश्चन आ जाता है एरर। अब एरर क्या होता है जी? अगला क्वेश्चन आ जाता है एरर। एरर हमारा क्या होता है बेटा? हमारे ट्रू वैल्यू और मीजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मीजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी कि हमारी ट्रू वैल्यू और मीजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। ठीक है, तो एरर हमारा क्या होता है? चलो, एरर हमारा क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मीजर्ड वैल्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? क्या होगा? वो ही तो एरर होगा। ठीक है, क्या होगा? यही तो एरर होगा। ओके, अब हमारा यहां पे क्या आ जाता है? एक और चीज आ जाती है, क्या? परसेंटेज एरर। हमारा क्या है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे जी? परसेंटेज एरर निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या करो? ट्रू वैल्यू करो माइनस मीजर्ड वैल्यू करो, मीजर्ड वैल्यू करो, डिवाइड कर दो ट्रू वैल्यू से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा? इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ एरर। हमारा क्या आ जाएगा यहां से बेटा? इस प्रकार से परसेंटेज ऑफ एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर के आगे ये क्या है? आपको बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है एरर के अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखने के पश्चात जैसे ही आप इस घटना से घटित होंगे, परिचय दोगे आप एरर का, उसके बाद में आपको एरर के सोर्सेज के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? सोर्सेज ऑफ एरर, कि एरर होती क्या है वो बता दिया, अब एरर किस किस प्रकार से हो सकती है अब वो बताने हैं। ठीक है, हम लोग यहां पर मैंने 10 सोर्सेज आप लोगों को बताए हैं।
10 सोर्सेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा कैलकुलेशन, कैलिब्रेशन, एनालाइट के द्वारा, ऑब्जर्वेशनल, ये अलग अलग हमारे एरर के टाइप है, हमारे एनवायरमेंटल, ये सारी चीजें, ये हमारे क्या है, सोर्सेज है एरर के 10 प्रकार के। उनमें से कोई भी 6 या 7 याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एरर के सोर्सेज के बाद में अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर। अब एरर के टाइप क्या क्या होते हैं, देखो हम लोग बेसिकली 3 टाइप देखेंगे एरर के। हमारे 3 टाइप होते हैं एरर के, हमारा ग्रोस एरर, हमारा सिस्टमेटिक एरर और हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 3 टाइप होते हैं एरर के, और हमारे सिस्टमेटिक एरर के फर्दर 3 टाइप होते हैं। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे। आफ्टर दैट टाइप ऑफ एरर के बाद में अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे यहां पर मेथड्स ऑफ मिनिमाइजेशन। ऑफ एरर। ठीक है, अब मेरी बात यहां पर गौर से और घोर से सुनना, घोर से देखो बेटा, ये तो चीजें आप लोगों को लिखनी है, बट इन सारी चीजों को मिला करके आपको इस मैटर को 4 पेज से ऊपर का बिल्कुल नहीं लेकर के जाना। कभी बोलो कि सर ने बोला था कि सारी चीजें लिखना, बट अगर जो शॉर्ट में पूछा गया तो 4 पेज से ऊपर बिल्कुल मत लेकर के जाना, कोशिश करना 3.5 पर ही स्टॉप कर दो, चारों चीजें आ जाए। ठीक है, अगर जो लॉन्ग में चला गया तो इसको कहां तक ले जाना, 5 पेज तक ले जाना बस मैक्सिमम, और इससे ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको 4 पेज और 5 पेज में कैसे करोगे। मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूं कि किस किस प्रकार से आप इसके डेफिनेशन पोर्शन को लिख सकते हो। ओके, आ जाओ, एरर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखो ये हमारा रहता है, देखो, अरे गड़बड़, देखो बेटा, एरर की डेफिनेशन आप लोग इस तरीके से लिखोगे जो मैंने आप लोगों को बोली। डेफिनेशन लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप लोग यहां पर फॉर्मूला अपना लिख सकते हो, दोनों जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को सोर्सेज ऑफ एरर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा इम्प्रॉपर सैंपलिंग, कि हमारा क्या है, सैंपल को इम्प्रॉपर तरीके से लेना, उसके द्वारा हमारी एरर डेवलप हो सकती है। सेकंड नंबर पे हमारा एरर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन, जब हम लोग प्रिपरेशन यानी कि सैंपल को बना रहे हैं, ये तो हमने सैंपल लिया, जब हम लोग सैंपल को बना रहे हैं यानी कि प्रोसेस में चल रहा है अभी वो चीज, तब एरर डेवलप हो सकती है। एनालिस्ट के द्वारा एरर डेवलप हो सकती है, और ये ऊपर वाली दोनों एरर भी एनालिस्ट के द्वारा ही डेवलप होगी। ठीक है, उसके बाद में हमारा एरर बाय द इक्विपमेंट, जो हम लोग क्या इक्विपमेंट्स अपने ले रहे हैं उनके द्वारा एरर डेवलप हो सकती है। रिपोर्टिंग एरर, यानी कि जब हम लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे आप लोग जब क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ोगे ना बेटा, तो वहां पे आपको क्या है कि हमारा रिपोर्टिंग होती है। जैसे आप लोग क्या करते हो, जब आप अपना प्रैक्टिकल कर लेते हो, जो आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल रहती है, कंप्लीट प्रोसीजर आपने कैसे क्या किया, आप अपने प्रोफेसर को दिखाते हो ना, अपने जब प्रैक्टिकल कर रहे हो आप दिखाते हो ना टीचर को, तो वो ही क्या है जी, हमारा रिपोर्टिंग एरर, आप रिपोर्ट दिखा रहे हो। अब उसमें भी एरर डेवलप हो सकती है ना, कि आपने क्या किया था, आपने 23 का 28 पढ़ लिया, या फिर आपके पार्टनर था जो आपके साथ में प्रैक्टिकल कर रहा था या फिर कर रही थी, बाय चांस देखो लड़कों के मन में वो लड्डू फूट गए। ठीक है, पंकज जायसवाल, हेलो सर, हमारा पीटीयू का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अच्छा बेटा, डिक्लेयर हो गया। पंकज आप वही हो क्या जिसका कल कॉल आया था? क्या आप वही पंकज हो? क्या आप वही पंकज हो बेटा? जल्दी बताओ, क्या आप वही पंकज हो जो मैं सोच रहा हूं? जल्दी बताओ। अरे पंकज आ गया, पंकज आ गया, पंकज के लिए जोरदार तालियां भाई। पंकज ने अपना कॉल ही स्टॉप किया, पंकज के लिए एक बार चैट सेशन में सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। अरे बेटा, तुमसे कल से कांटेक्ट करने की कोई प्रयास कर रहा हूं मैं, तुम्हारा कॉल ही नहीं लग रहा, बताओ कितनी गलत बात है। पंकज आ गया भाई, पंकज आ गया, देखा, पंकज से देर, पंकज की उम्र देखा 100 साल जिएगा पंकज।
चलो पंकज अभी क्लास के बाद बेटा कॉल करते हैं आपके पास में, फिर बात करेंगे फिर उसके बाद में, ठीक है? आज कॉल अटेंड कर लेना आप। अरे अभी क्लास के बीच में कैसे कॉल कर लो, अभी क्लास के बाद करते हैं, ठीक है? 10 बजे करता हूं आपको कॉल। चलो आ जाओ। ओके चलिए बेटा आ जाओ। हम लोग बात कर रहे थे हमारी किसकी, रिपोर्टिंग एरर की, कि हम लोगों ने भाई जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसमें भी तो एरर आ सकती है, उसमें भी तो एरर आ सकती है, तो वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग एरर। इसके बाद में हमारा क्या जाएगा, कैलिब्रेशन एरर। कैलिब्रेशन एरर कैसे भाई, कैलिब्रेशन एरर कैसे भाई, कि जैसे आप लोगों के पास में स्केल होता है, अभी मेरे पास में यहाँ स्केल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पर सेल है, ये देखो जैसे सेल है, अब इसका पॉजिटिव साइड इस तरफ है, नेगेटिव साइड इस तरफ है, ठीक है? मुझे इन सेलों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में मान लो पहली बार सेल देखी और इसका ये ऊपर का ये जो कवर है ना इसको उतार दिया जाए, अब मुझे कैसे पता लगेगा ये पॉजिटिव किधर है नेगेटिव किधर है जी, मेरे को कैसे पता लगेगा, है ना? तो ये क्या है, कैलिब्रेशन एरर डेवलप कर देगा। मैंने पॉजिटिव में नेगेटिव जोड़ दिया, नेगेटिव में पॉजिटिव जोड़ दिया, तो क्या हो जाएंगे, बोले तो देसी भाषा में भंडे हो जाएंगे भैया, है ना? तो क्या होगा हमारा ये कैलिब्रेशन एरर, यानी कि जैसे आप कोई अपरेटस यूज कर रहे हो बेटा, उसमें मार्किंग सही से ना हो, तो आपको 10 ml लेना है, 5 ml लेना, कैसे लोगे जब मार्किंग ही सही नहीं है? तो वो क्या होगा, कैलिब्रेशन एरर होगा। अगला कैलकुलेशन एरर, भाई जब कैलकुलेशन करते हो तो उसके द्वारा एरर डेवलप हो सकती है नहीं हो सकती है ना? पूरा प्रोसेस सही है बट कैलकुलेशन गलत हो गई, तो क्या होगा उसको बेटा, कैलकुलेशन एरर बोलेंगे, कैलकुलेशन एरर बोलेंगे उसको हम लोग। उसके बाद हमारा एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, भाई जब हम लोग किसी प्रोडक्ट को स्टोरेज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तब भी तो एरर डेवलप हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि एक बार बन गई चीज तो हम निपराम, है ना? तभी भी तो एरर डेवलप हो सकती है। जैसे इन दी सेंस में आप बात करूं नोट्स की, बीएससी फार्मेसी के जो नोट्स है, अब आपने ऑर्डर कर दिए, हमने यहां से क्या है आपके पास में ट्रांसपोर्ट करा दिए, ट्रांसफर करा दिए नोट्स, ठीक है? अब टेंशन फ्री तो नहीं हुए, ना आप हुए ना हम हुए, क्यों? क्योंकि अभी टेंशन ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में कोई एरर ना आ जाए, भाई वो लोग तो क्या है पार्सल को फेंक के मारते हैं, कहीं से नोट्स फट ना जाए, बच्चे के नोट्स पहुंचे हैं नहीं पहुंचे, तो एरर डेवलप हो सकती है नहीं हो सकती है? बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे बेटा? आगे आ जाओ। अगला एरर इन मेथड सिलेक्शन, अब आप मेथड कोई सिलेक्ट कर रहे हो उसके द्वारा भी एरर डेवलप हो सकती है। हमारी प्रिपरेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने में लिखा है मेथड ए से ही करना है, बट हम तो क्या है अब सोच रहा हम ही ब्रह्मा है, ऐसे कैसे जी कि मैं तो बी मेथड से करूंगा, तो एरर तो आएगी। भाई जब ऑफिशियली लिखा है कि इस मेथड के थ्रू करना है बट आप करना बोल रहे हो इससे करूंगा, मैं क्यों करूं इससे? जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना है, तो आप बोलो ये मैं ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है? तो वो क्या है हमारा बेटा, मेथड सिलेक्शन में एरर डेवलप हो सकते हैं। और हमारा क्या है, लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, की हमारी लैब का एनवायरनमेंट कैसा है उसके द्वारा भी एरर आ सकती है, समझे? समझे? चलो थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ एरर 3 टाइप रहेंगे, ग्रोस एरर, रैंडम एरर, मैंने ऑब्जर्वेशनल बोला था, सॉरी ऑब्जर्वेशनल बेटा सिस्टमेटिक के अंदर आएगा, ऑब्जर्वेशन सिस्टमेटिक के अंदर आएगा, सॉरी रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। ग्रोस एरर जिसको हम लोग ह्यूमन एरर बोलेंगे, जो हमारी सोर्सेज ऑफ एरर के अंदर बेटा जितनी भी एरर एनालिस्ट के द्वारा डेवलप हो रही थी वो सारी की सारी एरर ग्रोस एरर के अंदर आ जाएगी। रैंडम एरर यानी कि जो अचानक से एरर डेवलप हो, जैसे कल की क्लास में एचएपी की क्लास में क्या है बीच में बार बार क्या हो जा रहा था, नेटवर्क इश्यू हो जा रहा था, तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे रैंडम एरर हो गई, रैंडम एरर हो गई, रैंडम एरर हो गई, तो वो कमेंट देख के मुझे खुशी हुई, एक तरीके से गम भी था कि क्लास नहीं हो पा रही है नेटवर्क इश्यू से, बट आप लोग बोल रहे थे रैंडम एरर आ गई, तो उस वजह से खुशी हुई कि बच्चे अभी भी इस चीज में भी फार्मेसी को बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा था। तो रैंडम एरर उसको बोले जो अचानक से डेवलप हो, जिसमें एनालिस्ट का कोई भी रोल ना हो, मतलब कि वो तो बेचारा अच्छे से कर रहा है बट अचानक से डेवलप हो जाए। सिस्टमेटिक एरर 3 प्रकार से रहेगी हमारी, क्या रहेगी सिस्टमेटिक एरर 3 प्रकार से रहेगी, ऑब्जर्वेशनल, इंस्ट्रूमेंटल एंड एनवायरमेंटल। ऑब्जर्वेशन मतलब कि हमें क्या है देखने में, जैसे 23 का 28 पढ़ लिया था, 28 का 23 पढ़ लेना, तो हमारा क्या है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कि हमें क्या है वो तो ऑब्जर्वेशनल होगी। इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि क्या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एरर आ जाए, ठीक है? और हमारा क्या जाएगा बेटा एनवायरमेंटल एरर, हमारे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा एरर डेवलप हो जाए, वो हमारा क्या जाएगा इन एरर के अंदर आ जाएगा। एरर का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? टाइप्स ऑफ एरर के बाद में हमारा आ जाता है बेटा मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर देखो ये रहे, ग्रोस एरर ये रहा आपका, कैसे लिखना है आप लोगों का कंप्लीट ये रहा ग्रोस एरर के बारे में, रैंडम एरर आपका ये रहा,
सिस्टमेटिक एरर के अंदर 3 ये रहे, एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, इंस्ट्रूमेंटल। एनवायरमेंटल देखो हमारा क्या है, हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मैग्नेटिक फील्ड। हमारा आ जाएगा ऑब्जर्वेशनल की देखने में कोई दिक्कत हो जाए, और उसके बाद में हमारा इंस्ट्रूमेंटल की एरर हमारी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डेवलप हो जाए। ओके, उसके बाद में हेडिंग आ जाती है हमारी मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। हमारे 4 मेथड याद कर लेना मिनिमाइजेशन करने के लिए, यानी कि एरर को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। सबसे पहले कैलिब्रेशन को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, भाई जिस पे अच्छे से मार्किंग है उसको यूज कर लो रिप्लेसमेंट के थ्रू। ठीक है, तो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपरेटस, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मिनिमाइज कर सकते हैं आसानी से। रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन में हमारा क्या रहेगा, रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन को ऐसे याद रखो, आप लोग कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप लोग क्या लेते हो, एनालाइट लेते हो, रिएजेंट लेते हो, ठीक है, और आपका क्या लेते हो, एक अदर कोई भी केमिकल लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं टाइट्रेशन के लिए, टाइट्रेशन में आप लोग क्या लेते हो बेटा, एक एनालाइट लेते हो, एक टाइट्रेंट लेते हो, एक इंडिकेटर लेते हो, यस और नो। एनालाइट में क्या क्या लेते हो बेटा, टाइट्रेंट, टाइट्रेशन में क्या क्या लेते हो, टाइट्रेंट, एनालाइट, और आपका क्या रहेगा, इंडिकेटर। ठीक है, रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन में क्या रहेगा, रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन में क्या रहेगा बेटा, जो हमारा टाइट्रेंट है इसको स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग एक काम करो, इसको टाइट्रेंट को इधर ही रखो, ये टाइट्रेंट इधर लिखो और एनालाइट इधर। रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन में क्या होता है, एनालाइट को स्किप कर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। हम लोग इन दोनों को लेंगे, और अगर जो हमें लास्ट में फाइनल में एरर देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि इनके द्वारा एरर डेवलप हो रही है, और अगर जो फाइनल में एरर देखने को नहीं मिल रही, मतलब एरर इस एनालाइट के द्वारा डेवलप हो रही थी। ये प्रोसेस हमारा रनिंग अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन का। समझे हो तो यस बोलेंगे जल्दी से। देखो एग्जांपल में हमारा एनालाइट लिया, रिएजेंट लिया और मेथनॉल लिया। हमारा ब्लैंक डिटर्मिनेशन कैसे लेंगे, रिएजेंट लेंगे और मेथनॉल लेंगे, एनालाइट सैंपल हम लोगों ने स्किप कर दिया। ओके बेटा, आगे आ जाओ, हमारा अगला आ जाता है क्या, कंट्रोल डिटर्मिनेशन। कंट्रोल डिटर्मिनेशन में हम लोग क्या लेंगे, जो हमारा एनालाइट था, जो हमारा बेटा क्या था, एनालाइट था, इस एनालाइट के प्लेस को हम लोग रिप्लेस करेंगे। हम लोग ब्लैंक डिटर्मिनेशन में क्या कहते हैं, इसको स्किप कर दिया था, यानी कि इसको क्या कर दिया था, हटा ही दिया था। बट हम लोग क्या लेंगे, जब हम लोग क्या लेंगे, कंट्रोल डिटर्मिनेशन करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग क्या लेंगे बेटा, इसके प्लेस पे हम लोग यूज कर लेंगे किसका, हमारे स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड को हम लोग इसके प्लेस पे ले लेंगे, और इनके तीनों को आपस में देखेंगे, और जो फिर भी एरर डेवलप हो रही है, मतलब कमी इसमें है, भाई स्टैंडर्ड तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, उसमें क्या कमी होगी, है ना, स्टैंडर्ड तो बिल्कुल है, बट हमारे क्या है, यहां से हम लोग ये कंट्रोल डिटर्मिनेशन होता है। समझे, देखो आ जाओ कैसे लिखोगे, एनालाइट रिएजेंट में हमारा क्या रहेगा, केमिकल रहेगा, एनालाइट के प्लेस में हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिया। आगे आ जाओ, हमारा आता है स्टैंडर्ड एडिशन रिकवरी। हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जैसे एरर डेवलप हो रही है, एरर डेवलप हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी एरर को रिकवरी करते हैं। रिकवरी कैसे, जैसे हमारा 10 हम लोगों ने क्या लिया, 20 ml कोई सॉल्यूशन लिया, उसके द्वारा एरर डेवलप हो रही है, उसके अंदर थोड़ा सा और अमाउंट डाल, जैसे फॉर एग्जांपल कभी आटा गूंदा है किसी ने, आटा, आटा अभी तो हॉस्टल में रह रहे होंगे, घर पे तो लड़कियों ने तो हमेशा गूंदते आ रही है, प्रणाम सभी को। एरर कैसे डेवलप होती है, जैसे आप लोग क्या है, आटा गूंथ रहे हो, ठीक है, आटा गूंथते टाइम कभी क्या होता है कि आटा थोड़ा सा या तो टाइट गूंथ गया, टाइट का तो केस चलो छोड़ो, आपसे आटा क्या हो गया, उसमें पानी ज्यादा हो गया, ठीक है। अब पानी ज्यादा हो गया तो क्या करोगे, पानी ज्यादा हो गया तो क्या करोगे, उस पूरे को फेंक दोगे या फिर थोड़ा और आटा ऐड कर दोगे, बताओ। अगर जो पानी ज्यादा हो गया मतलब एरर आ गई, तो उसके अंदर क्या करोगे, थोड़ा सा आटा और ऐड कर दोगे उसको परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए, फिर उसको फेंक दोगे। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बोलो, क्या करोगे बेटा। अरे मैं चांदी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं, जल्दी बोलो, क्या करोगे, आटा मिलाओगे ना, तो वो यही है, ये वो यही है, ठीक है।
देखो आ जाओ, कैसे लिखोगे इसको। देखो क्या हुआ, 10 माइक्रोग्राम था हमारे पास में, हम लोगों ने क्या है इसके अंदर 15 माइक्रोग्राम कर दिया और अपनी एरर को मिनिमाइज कर दिया, 5 माइक्रोग्राम हम लोगों ने और इसके अंदर एड ऑन कर दिया। ये आप लोगों को क्या हो जाएगा बेटा, मेथड ऑफ क्या है, मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है रिडॉक्स टाइट्रेशन से। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा बेटा किससे, रिडॉक्स टाइट्रेशन से। रिडॉक्स टाइट्रेशन आप लोगों का क्या रहता है, इसको आपको कंप्लीटली खुद से पढ़ना पड़ेगा रिडॉक्स टाइट्रेशन को। रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर हमारा मेनली हम लोगों को देखने को क्या मिलता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर दो चीजें, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि इस प्रकार का टाइट्रेशन जिसके अंदर हमें दोनों चीजें देखने को मिले, यानी कि रिडॉक्स टाइट्रेशन यानी कि दोनों रिएक्शन देखने को मिले। कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन भी और हमारी रिडक्शन भी। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन कहलाता है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में आपको ऑक्सीडेशन का भी कॉन्सेप्ट लिखना है और रिडक्शन का भी कॉन्सेप्ट लिखना है। ऑक्सीडेशन सबसे पहले आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे लिखना है। अब मुझे आपसे सवाल क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि हमारा क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, आंसर करो जल्दी से। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, जल्दी से आंसर करेंगे चैट सेशन में, जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा जी, रिडक्शन होगा। ओके, ऑक्सीडेशन के लिए एक और प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेगी, एडिशन ऑफ या फिर गेन ऑफ किसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हमारा क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और इसी में हमारा क्या, रिडक्शन में क्या रहेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके बेटा, ये हमारी टर्म्स रहेंगी किसके अंदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर। इसके अंदर आपको तीन आप लोगों का एग्जांपल याद करने हैं। एक तो आइडीमेट्री, आइडोमेट्री और ब्रोमेटोमेट्री, ये तीनों के तीनों याद कर लेना। कंप्लीट प्रोसेस बताया था, जितनी बार भी पढ़ा है हर एक बार बताया है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन यानी कि कोई भी टाइट्रेशन हो दुनिया का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स टाइट्रेशन हो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक हो, नॉन एक्वस हो, एसिड बेस हो, कोई सा भी टाइट्रेशन हो, अगर जो उस टाइट्रेशन का जो प्रोसेस चल रहा है लास्ट में उसमें प्रेसिपिटेट बन गया, वो भी कैसा, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट, मतलब वो टाइट्रेशन क्या होगा हमारा, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होगा। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर तीन टर्म्स आप लोगों को पढ़नी है, आपका मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड और आपका कौन सा, फजांस मेथड। ठीक है, ये तीनों के तीनों टर्म्स आप लोगों को प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर पढ़नी है। बात समझे नहीं समझे, समझे नहीं समझे। ठीक है, ये तीनों की तीनों टर्म आप लोगों को प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर पढ़नी है। अब आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। जो चीज मैं आप लोगों के लिए आज के लिए लेके आया था वो है 50 एमसीक्यूज ऑफ एनालिसिस। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे 50 एमसीक्यू एनालिसिस के, जो कि अब आप लोगों को ये बता देगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है बेटा। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन एनालिसिस को लेकर के किस प्रकार की है। ओके, तो ये आप लोगों के सामने हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनालिसिस। ठीक है, अरे अभी तो लाइव चल रहे हैं, कल भी आएंगे, टेंशन नहीं लेने का, कल भी आएंगे लाइव। ओके ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे किसके बारे में, एनालिसिस के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आर यू रेडी फॉर टुडेज एमसीक्यूज क्वेश्चन, 50 एमसीक्यूज ऑफ एनालिसिस।
यस और नो, जल्दी बोलो। एनालिसिस के 50 एमसीक्यूज के लिए क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस और नो? चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आजा, चल चल, आजा। चल बेटा, ये तो हमारी है, देखो कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, आ जाओ। चलो, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो, इन इंटरमीडिएट प्रिसीजन इज डन बाय, इंटरमीडिएट प्रिसीजन इज डन बाय किसके द्वारा? हमारा डिफरेंट एनालिस्ट के द्वारा, डिफरेंट डेज, हमारा डिफरेंट इक्विपमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बोलो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फर्स्ट का डी, वेरी गुड। सबसे जिसका आंसर आएगा उसका नाम मैं लूंगा। मनीष, मनीष 63 का सबसे पहले आंसर आया डी, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वर्क करता है? H2O2, H2S, HNO3 या फिर SO2? इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के तरह वर्क फंक्शन करता है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी से। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड जो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क फंक्शन करेगा? सेकंड का सी, सेकंड का बी है। वेरी गुड भाई, क्वेश्चन का नंबर लिखा करो, क्वेश्चन का नंबर लिखा करो आगे। सेकंड का बी है, H2S है, सेकंड का बी H2S इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन, इनमें से एंटी माइक्रोबियल, इनमें से एंटी माइक्रोबियल का कौन सा एग्जाम्पल है? इनमें से एंटी माइक्रोबियल का कौन सा एग्जाम्पल है? जल्दी से बोलो, एंटी माइक्रोबियल का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी माइक्रोबियल? इनमें से जल्दी बताओ। वेरी गुड बेटा आदित्य, वेरी गुड। ए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटी माइक्रोबियल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका बेटा? फॉर द टाइट्रेशन ऑफ HCl एंड HNO4, सॉरी NH4OH, हमारा क्या है? HCl, हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। द सुटेबल इंडिकेटर इज, HCl के लिए और हमारा NH4OH के लिए हमारा सुटेबल इंडिकेटर कौन सा होगा? मिथाइल ऑरेंज, EBT, हमारा फिनोफ्थलीन, या फिर नन ऑफ द अबाउ? जल्दी बोलो, इनमें से कौन सा होगा? जल्दी बताओ, थर्ड का आंसर बोलो जल्दी से, कौन सा इंडिकेटर सुटेबल होगा? थर्ड का ए, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर किसका आया? थर्ड का, मूवी 80 का आंसर आया जी। थर्ड का, अरे थर्ड का सी, थर्ड का सी, एक कहां गया, कहां गया? गलत, गलत बोला, गलत बोला। संगम का आंसर आया सबसे पहले भाई, संगम का आंसर आया है सबसे पहले। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज यूज होता है बेटा। कौन सा यूज होता है? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। चलो आ जाओ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2CrO7, K2Cr2O7 के केस में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की Cr का ऑक्सीडेशन नंबर K2Cr2O7 के केस में कितना होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, कितना होगा जी? जल्दी बताओ, K2Cr2O7 के केस में। फोर्थ का 1, वेरी गुड। फोर्थ का ए होगा बेटा, +6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है K2Cr2O7 का, K2Cr2O7 का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ K2Cr2O7? जल्दी बताना, व्हाट इज द नेम ऑफ K2Cr2O7? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाक से, क्विक क्विक। अगला क्वेश्चन की तरफ फिर मूव ऑन करेंगे। अरे फोर्थ का ए होगा,
नाम क्या होगा K2Cr2O7 का? नहीं, गलत बेटा। आई एम फाइन, वेरी बिल्कुल गलत है। वेरी गुड बेटा सलोनी, वेरी गुड। पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा जी। क्या होगा बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड एज। हमारा ऐसा कौन सा हमारा इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है? सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ही है जो हमारा यूज होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करने के लिए। हमारा एम्फोमीटर, कंडक्टोमेट्री, हमारा पोलरोग्राफी या फिर पोटेंशियोमेट्री कौन सा होगा? जल्दी आंसर करेंगे फटाक से। सही, चलो जल्दी आंसर करेंगे। फिफ्थ का डी। सबसे पहले किसका आंसर है? करेक्ट आंसर है सबसे पहले द बॉयज का, सेकंड नंबर पे रजनीश का। द बॉय रजनीश, वेरी गुड बेटा। पोटेंशियोमेट्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। पोलरोग्राफी इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। इनमें से किस साइंटिस्ट के द्वारा पोलरोग्राफी जो हमारी टेक्निक है, जो हमारी 5th यूनिट के अंदर दी हुई है, वो किसके द्वारा डेवलप हुई थी? हुल के द्वारा हमारा, जोसेफ के द्वारा हमारा, स्कोरबोल्ट के हमारा, या फिर आइंस्टीन के द्वारा? किसके द्वारा डेवलप हुई थी पोलरोग्राफी की टेक्निक? जल्दी बोलो, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा। वेरी गुड बेटा। 6th का भी सबसे पहले लेटेस्ट मूवीज 80। 6th का भी वेरी गुड। जिसका भी बी आंसर है उसका करेक्ट है। 6th का भी वेरी गुड बेटा। सबसे पहले लेटेस्ट मूवी 60 का आंसर आया है। चलिए, प्रिसीजन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। प्रिसीजन किस टर्म में हमारा एक्सप्रेस किया जाता है? इनमें से किस टर्म के द्वारा हमारा प्रिसीजन एक्सप्रेस किया जाएगा? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। इनमें से किसके द्वारा हमारा प्रिसीजन एक्सप्रेस किया जाता है? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7? आरडीएस, सिग्मा मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा, या फिर क्या हमारा वेरिएशन? जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा मेथड, आरडीएस या फिर वेरिएंस, इनमें से किसके द्वारा हमारा प्रिसीजन हमारा बेसिकली एक्सप्रेस किया जाता है? 7th का ए, 7th का बी, 7th का ए, 7th का बी। एटीट्यूड एंड लव। एटीट्यूड एंड लव बेटा बिल्कुल सही आंसर है बेटा। 7th का डी बोला ना आपने? कहां गए, कहां गए, कहां गए? हाँ, 7th का डी। वेरी गुड, वेरी गुड। 7th का बेटा डी है, आरडीएस के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ईडीटीए मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन ऑल टाइप ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस ओनली, परमानेंट हार्डनेस ओनली, या फिर एल्कलाइन हार्डनेस? सभी प्रकार के हार्डनेस के लिए किया जाता है, या फिर टेम्परेरी के लिए, परमानेंट के लिए, या फिर एल्कलाइन के लिए? जल्दी बोलो आंसर क्या रहेगा इसका? जल्दी बोलो। हमारा ईडीटीए मेथड किस चीज, वाटर की हार्डनेस को, कौन सी हार्डनेस को चेक करने के लिए किया जाता है? 8th का ए, वेरी गुड। किसका आंसर है सबसे पहले? अजय। अजय वेरी गुड बेटा। ऑल टाइप ऑफ हार्डनेस रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलो, हमारा क्या है? इन गैस लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी। ये तो चलो क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको, तो स्किप करो। अगला, द प्रिसीजन अंडर द सेम ऑपरेशन कंडीशन ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज। हमारा देखो, प्रिसीजन अंडर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशन ओवर अ शॉर्ट इंटरवल टाइम इज कॉल्ड एज। देखो, प्रिसीजन की बात हुई है, सेम ऑपरेशन कंडीशन की बात हुई है, और सेम क्या है, शॉर्ट इंटरवल टाइम की बात हुई है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 10th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? रिप्रोडक्टिबिलिटी रहेगा, इंटरमीडिएट प्रिसीजन रहेगा, रिपीटेबिलिटी रहेगा, या फिर क्या है, रोबस्टिनेस रहेगा? इसमें से क्या आंसर रहेगा? 10th का ए, वेरी गुड। सबसे पहले किसका आंसर आया? 10th का एक आंसर आया सबसे पहले आशीष का। वेरी गुड बेटा। रिप्रोडक्टिबिलिटी आंसर रहेगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है? मोलैरिटी होगा, नॉर्मेलिटी होगा, मोलैलिटी होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा? इनमें से क्या आंसर होगा 11th का? इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट चाहिए एक एक बच्चे से।
नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो। 11th का सी और बी जो भी बोल रहा है, सॉरी ए और बी जो भी बोल रहा है वो गधा है। 11th का जो मोलैलिटी आंसर बोल रहा है और नॉर्मेलिटी बोल रहा है वो गधा है। अरे अभी बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन मोलैरिटी होता है। और मोलैलिटी कब होगा बेटा, जब हमारा क्या रहेगा, सोल्यूट और सोलवेंट के कंपैरिजन होगा। और नॉर्मेलिटी कब होगा, जब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में, जिसका सी है वेरी गुड, जिसका सी है वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीछे पूछा था हमारे रिड्यूसिंग, एक मिनट ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन, एक बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा से आ गया, ऑप्शन चेंज होकर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्वेश्चन था ना। हाँ वो रिड्यूसिंग एजेंट से, हाँ वही तो मैं बोलूँ सही तो है। चलिए वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा था, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क फंक्शन करेगा। 12th का आंसर बोलेंगे जल्दी से, 12वीं का ए, 12th का ए, वेरी गुड। एसटीपी मनीष 63, वेरी गुड बेटा। HNO3, इसका नाम भी बता दो क्या होगा, HNO3 का नाम भी बता दो एक बार। व्हाट इज द नेम ऑफ HNO3, नाम भी बोल दो एक बार जल्दी से, जल्दी जल्दी नाम भी बोल दो भाई। HNO3 का नाम क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, इसका नाम भी बता दो। अरे गधे, नाइट्रस एसिड क्यों होगा, नाइट्रिक एसिड होगा ये। फिर HNO2 को क्या बोलोगे, HNO2 को क्या बोलोगे, इसे तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। ये नाइट्रिक एसिड होगा। और HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है, जो कि एक वीक एसिड होता है। और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नाइट्रिक एसिड है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, विच मेथड इज यूज फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। इनमें से आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, गुडजार्ट्स मेथड, ओस्टवाल्ड मेथड, अरेनियस मेथड या फिर कैरल फिशर मेथड, कौन सा मेथड यूज होगा आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए। ए, वेरी गुड बेटा। सबसे पहले आई एम फाइन का आंसर आया है गुडजार्ट्स अपरेटस। हमारा गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस यूज होता है लिमिट टेस्ट फॉर, हमारा किसके लिए, आर्सेनिक के लिए, क्लोराइड बोला मैं, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज एब्डोमिनेंट इन कोलम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन रहने दो, छोड़ दो हमारा, रहने दो, तो क्रोमेटोग्राफी वाला क्वेश्चन रहने दो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेपर यार क्रोमेटोग्राफी के क्वेश्चन, हाँ ये सही है। द क्लोजनेस ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मल्टीपल, क्या देखो हमारी मल्टीपल सैंपलिंग ऑफ द होमोलोगस सीरीज। अरेंजमेंट एक दूसरे के सीरीज के क्या है, क्लोज है। तो एक्यूरेसी होगा, प्रिसीजन होगा, रुगेडनेस होगा, या फिर क्या है, रोबिसनेस होगा। जल्दी बोलो आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बोलेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 का देखो, रिजल्ट क्लोज है एक दूसरे के, ये याद रखना। 16 का भी सबसे पहले आंसर आया है हमारे पास में 16 क्वेश्चन का। किसका आंसर है, कहां गया, चलो वो ऊपर चला गया कमेंट। क्या है, प्रिसीजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि बेटा क्या है, एक्यूरेसी मतलब क्या है, नियर टू दी, क्या है, किसके, ट्रू वैल्यू के कितने नियर है। और प्रिसीजन मतलब क्या होता है कि रिजल्ट जो है एक दूसरे के कितने क्या है, क्लोज है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। NaOH का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, 36, 20, 40 या फिर 13।
व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH? NaOH का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH? आरसी, वेरी गुड बेटा, सबसे पहले आंसर आया आरसी का 40। कैसे होगा भाई? Na का कितना होता है? 23 होगा, O का कितना होगा? 16 होगा, H का 1 होगा। 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 40। तो 40 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर इज यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ। इनमें से किसके टाइट्रेशन के लिए फिनोल्फ्थलीन एज एन इंडिकेटर के तौर पे यूज होगा? हमारा एसिटिक एसिड और हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट के लिए। एसिटिक एसिड हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। नाइट्रिक एसिड और किसके लिए? हमारा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हमारा किसके लिए? हमारा सोडियम कार्बोनेट के लिए। इनमें से किसके लिए हमारा क्या बेसिकली हमारा फिनोल्फ्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बोलेंगे जल्दी से। बी, वेरी गुड, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा क्या? CH3COOH और NaOH। अरे बेटा एक बात बताओ, जो मेरा क्या है, अगर जो देखो क्या है, अगर जो मेरे पास में वीक एसिड है, वीक एसिड है और क्या है? स्ट्रोंग बेस है, स्ट्रोंग बेस है, ठीक है। और हम लोग क्या लेते हैं? हमारा देखो स्ट्रोंग बेस हमारे पास में क्या है? यहाँ पर क्या था? NH4OH था या फिर सोडियम कार्बोनेट? क्या था? NaOH, हाँ NaOH, ठीक है। क्या है? NaOH हम लोगों ने लिया है और हमारे पास में क्या है? CH3COOH है। ओके, अब अगर जो मैं इन दोनों का भाई 100 ml के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, बात सभी को पता होगा। अब मैं अगर जो यहां पर न्यूट्रलाइजेशन कर्व की बात करूं, अगर जो यहां पर हम लोग अमाउंट की बात करें, तो मेरा न्यूट्रलाइजेशन कर्व न्यूट्रल कहां पर होगा? बेस के पास कहीं में जाकर के होगा, ठीक है। यानी कि क्या है जो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन कर्व नहीं, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन कर्व तो नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे अगर जो हम लोग जो टेबल बनाई थी हम लोगों ने किसके लिए? हमारे इंडिकेटर सिलेक्शन के लिए, कि 99 पे इतना होगा, 99.9 पे इतना होगा, 100 ml। तो 100 ml का पीएच हमारा कहां पर जाएगा? भाई ये मेरा स्ट्रोंग बेस है, इसके अंदर मैं वीक एसिड डाल रहा हूं, यानी कि इसका पीएच कहां पर बैठा है? लगभग मैं बोलता हूं 11 पीएच पे बैठा है। मैंने इसके अंदर 6 पीएच वाला अपना एसिड डाला, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पीएच कहां पर आएगा? 9 तक आ जाएगा शिफ्ट होकर के, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। और हमारा फिनोल्फ्थलीन का जो पीएच रेंज रहती है वो कितनी रहती है बेटा? फिनोल्फ्थलीन की कितनी? 8.3 to 11 रहती है। तो इसी को तो हम लोग यूज करेंगे इसके केस में। समझ में आ रही है बात क्यों यूज किया? आप लोगों को मैराथन क्लास में चीजें समझाई थी, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। डैश इज यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH। NaOH के स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए इनमें से किसको हम लोग यूज करते हैं एज एन अवर प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे? जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जल्दी बोलो, जल्दी। हम लोग इनमें से फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अवर NaOH किसका यूज करते हैं? जल्दी बोलो। बी इज द इंद्रपाल, वेरी गुड बेटा, सबसे पहले आंसर आपका आया है। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब NaHCO3 के अलावा, NaHCO3 के अलावा और किसको लेता है ये और बता दो। NaHCO3 के अलावा और किसको लेते हैं? देखो ये क्वेश्चंस कर लोगे पूरा सिलेबस रिपीट हो जाएगा, गारंटी है। अब ये बता दो, सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा और किसको यूज करते हैं? जल्दी से, ये क्वेश्चन RGB में आया था, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आ जाना, आ जाना, जल्दी बोलो बच्चों। अरे ABC क्या कर रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ। अरे Na2CO3 को क्यों लेंगे? फिर HCl के पास कौन जाएगा?
अरे पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट लेंगे। प्रिंसिपल रिएक्शन भूल गए क्या? ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को भूल गए क्या? है इस प्रकार से तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट रोने लगेगा, बहुत तेज तेज आंसू बहाने लगेगा इस प्रकार से। तो कौन हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, जहां से हमारा सोडियम पोटेशियम थैलेट हमारा फॉर्म हो रहा था, ये रिएक्शन को भूल गए क्या भैया? पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को भूल गए क्या? इसको भूल गए क्या बेटा? इतनी जल्दी भूल गए क्यों? इसको भूल गए क्या? बताओ, याद आया कुछ? याद आया? बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहां पर क्या था? क्वेश्चन में क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात हुई है, यानी कि NaOH एज एन एनालाइट यूज हो रहा है। तो वहां पे आप अगर जो ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड के केस में NaOH प्राइमरी स्टैंडर्ड रहता है। समझे? दिमाग की बत्ती खुली? खुली दिमाग की बत्ती? जले दिमाग के तार? चले या नहीं चले? आई याद? आया नहीं याद आया? चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फिनोफ्थलीन हैज अ पीएच रेंज ऑफ, अभी बताया था फिनोफ्थलीन की पीएच रेंज कितनी होती है? व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ फिनोफ्थलीन? जल्दी बोलो, फिनोफ्थलीन की पीएच रेंज क्या होती है जी? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, फिनोफ्थलीन की पीएच रेंज क्या होती है? 6.8 से 8.4, 1.2 से 2.8, 8.3 से 11, या फिर 4.2 से 6.3? 20 का गधे गधे, दिल पे लग गया तेरे आंसर। जो भी ये ए बोल रहा है ना, उसका आंसर मेरे दिल पे लग गया, मेरे दिल के आर पार हो गया कि तुम इतने बड़े गधे कैसे हो सकते हो। अभी 5 मिनट पहले बताया था, इस वीडियो को दोबारा से देख लो। 8.3 से 11 के बीच में होता है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। समझे? ए बोल रहे हैं अब भी। जो लड़कियां ये बोल रही है वो गधी, और जो लड़का ये बोल रहा है वो गधा। ये है, अभी बोला था। वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है? दोबारा से देख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एरर अराइज ड्यू टू द इंडिविजुअल एनालिस्ट इन द इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। अगर जो एनालिस्ट के द्वारा कोई क्या है एरर डेवलप हो रही है इंडिविजुअली, उसको मेथड एरर बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, या फिर रैंडम एरर? कौन सी एरर में हम उसको डालेंगे अगर जो एनालिस्ट के द्वारा इंडिविजुअल कोई एरर डेवलप हो रही है? मेथड एरर, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, या फिर रैंडम? क्या कौन सी एरर होगी? सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वोटर, इंद्रपाल, चंदन, वेरी गुड बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। अरे मेथड एरर तो क्या है, मेथड के द्वारा, उसमें एनालिस्ट तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, है ना? इंस्ट्रूमेंटल मेथड हमारा क्या रहेगा भाई, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डेवलप हो रही है। रैंडम एरर पे तो किसी का भी बस नहीं चलता, जैसे अभी लाइट भाग जाए, कट मार जाएगी, है ना, क्लास बंद हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, आपके सामने ऐसे साइकिल घूमेगी, तो उसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है। बट पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या है? किसी का कॉल आ गया, ओके अभी मैं लैब में हूं, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूं, इतने में प्रैक्टिकल में एरर आ गई, तो वो क्या होता है? पर्सनल एरर हमारी रहेगी एनालिस्ट के द्वारा। समझे? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। अगर जो किसी का कंसंट्रेशन, हमें किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? जल्दी बोलो, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, इसका क्या आंसर होगा बच्चों? जल्दी बताओ।
ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वेरी गुड। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन लिया गया है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नोन। जिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें ज्ञात हो उन सॉल्यूशंस को हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यही हमारी क्वेश्चन था। क्लियर है बेटा? आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23। एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ऐसे सब्सटेंसेस, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद में हाइड्रोजन आयन दे, उनको हम लोग एसिड बोलते हैं। ये थ्योरी किसने बोली थी? अरेनियस सर ने, लेविस सर ने, ब्रोंस्टेड सर ने, या फिर लोवरी सर ने? किन्होंने ये थ्योरी दी थी कि एसिड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं। ए, वेरी गुड। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरेनियस थ्योरी ने बोला था। सभी का आंसर ए आ रहा है। हाई फाइव, हाई फाइव। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द कलर चेंज इज ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर उनके आयोनाइजेशन की वजह से कलर चेंज करते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? ओस्टवाल्ड सर ने। क्रोमेटोफोर थ्योरी थी हमारी, या फिर क्विनोइड थ्योरी थी, या फिर रेजोनेंस थ्योरी थी? ये थ्योरी किसके अकॉर्डिंग है कि आयोनाइजेशन की वजह से इंडिकेटर्स कलर चेंज करते हैं? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बताओ। ए इज द करेक्ट आंसर। ओस्टवाल्ड सर ने बोला था हमारा क्या है, अनआयोनाइज से आयोनाइज फॉर्म में हमारा इंडिकेटर कन्वर्ट होगा तो हमारा क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हमारे ओस्टवाल्ड सर ने ये थ्योरी दी थी इंडिकेटर के लिए कि अगर जो हमारा अनआयोनाइज इंडिकेटर आयोनाइज इंडिकेटर में कन्वर्ट होता है तो हमारा कलर चेंज करता है इंडिकेटर। और या फिर उन्होंने क्या बोला था, अनडिसोसिएटेड से डिसोसिएटेड फॉर्म में। वही हमारा क्विनोइड जो थ्योरी आई थी एसिड बेस इंडिकेटर की, उन्होंने क्या बोला था क्विनोइड सर ने कि हमारा इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं ड्यू टू चेंज इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। उनकी केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से वो क्या करते हैं, बेसिकली कलर चेंज करते हैं। तो ये दो थ्योरी थी एसिड बेस इंडिकेटर की। तो ए इज द करेक्ट आंसर। जिसका ए है वो बच्चा हाई फाई देगा। चलिए, ये सी वाले गधे हैं। चलो क्वेश्चन, द इंडिविजुअल ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस फॉर्म। हमारी यहाँ पे रिडॉक्स इंडिकेटर, रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स नंबर या फिर रिडॉक्स स्टेट। इनमें से द इंडिविजुअल डैश द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 25। द इंडिविजुअल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड फॉर्म हमारी क्या रहेगी? रिडॉक्स इंडिकेटर, रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स नंबर या फिर रिडॉक्स स्टेट। 25वें का ए, वेरी गुड। सबसे पहले किसका आंसर आया? आरशी का, फिर रोहित का है, रोहित, आरशी, उमेश, वेरी गुड बेटा। इंद्रपाल, सभी का ए आंसर आ रहा है। रिडॉक्स इंडिकेटर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन करे हैं, ये बताओ 25 क्वेश्चन करे हैं, मजा आया नहीं आया? 25 क्वेश्चन करे हैं, मजा आया नहीं आया? सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। 25 क्वेश्चन करे हैं, मजा आया नहीं आया? ये बताओ जल्दी से, यस और नो, जल्दी बोलो। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए हैं, मजा आया नहीं आया बेटा? आगे करें, आगे करने या नहीं करने? आगे करने नहीं करने, यस और नो? आगे करने क्वेश्चन, कंटिन्यू करें? जल्दी बोलो। ओ भाई अभी इसी बोल रहा, अब आगे करने की बात कर रहे हैं। चलो चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते। चलो 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 10 क्वेश्चन और कर लेते, 10 क्वेश्चन और कर लेते। अगला क्वेश्चन, 20 ग्राम NaOH इन 500 ml। 500 ml में अगर जो हम लोग 20 ग्राम NaOH मिला रहे हैं तो वो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाएंगे, 1 नॉर्मल का, 0.5 मोलर का, या फिर 0.05 नॉर्मल का। जल्दी बोलो,
20 ग्राम NaOH डिसोल्व कर रहे हैं 500 ml वाटर के अंदर, तो हम लोग कितने हमारे मोल का नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाएंगे? 0.1 का, 1 नॉर्मल का, 0.5 मोल का, या फिर 0.05 मोल का नॉर्मल का। बेटा अभी तक तीन क्वेश्चन की थ्योरी बता दी थी, अब आगे की थ्योरी कल के क्लास में बता देंगे। जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताए थे उतनों को पढ़ लेना, पास तो आराम से हो ही जाओगे। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन अभी जाते जाते बता दूंगा कि कैसे आएंगे, तो वो भी पढ़ लेना। बताओ इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। ए सी डी आ रहा है आंसर। बेटा देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। कैसे? देखो इसको इधर देखो ध्यान से। हम लोगों ने क्या लिया है? हम लोग जब हमारा 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? NaOH के लिए हम लोग बना रहे हैं तो कितना लेते हैं बेटा? 40 ग्राम पर लीटर लेते हैं एक नॉर्मल का सॉल्यूशन जब हम लोग बताते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझते चलना चीजों को, कि अगर जो हम लोग कितना 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बना रहे हैं NaOH का, तो हम लोग 40 ग्राम लेते हैं 1 लीटर के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास में केस किसका आया है कि हमारा ये वाला अमाउंट घटा है बेटा, हमारा ये वाला अमाउंट घटा है। ठीक है, ये वाला अमाउंट रिड्यूस हुआ है। ओके, यानी कि हमारे पास में क्या था कि हम लोग 40 ग्राम ले रहे हैं 1000 ml के अंदर, 40 ग्राम ले रहे हैं 1000 ml के अंदर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन किस तरीके से रहेगी? इसको इस तरीके से लिखो, 1 नॉर्मल NaOH इक्वल्स टू 40 ग्राम पर लीटर। ये बात है, ये सभी को पता है, ये तो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब यहां पर क्या हुआ है कि ये दोनों चीजें क्या होगी? हाफ हो गई। ये दोनों चीजें क्या हो गई? हाफ हो गई। बट हम इसको क्यों हाफ कर रहे हैं? इसको क्यों हाफ करेंगे हम? आप इसको 0.5 नॉर्मल पे क्यों लेकर के जा रहे हो? ये 0.5 नॉर्मल पे कब जाता? ये 0.5 नॉर्मल पे जब जाता बेटा कि या तो आप इसका अमाउंट कम करते या फिर इसका अमाउंट कम करते। यानी कि अगर जो इसका अमाउंट कम करते तो ये 40 ग्राम ही रहता, ये 40 ग्राम ही रहता, या फिर अगर जो इसका अमाउंट कम करते तो ये 1000 ml ही रहता। बट हम लोगों ने क्या किया? इन दोनों का अमाउंट कम किया है। तो 1 नॉर्मल NaOH अगर जो मैं इसको कैलकुलेट करके लिख दूं यहां से इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा? 20 ग्राम बाय 500 ml। होगा या नहीं होगा? यस और नो? होगा या नहीं होगा चैंपियंस? जल्दी बताओ, ऐसा होगा या नहीं होगा बेटा? यही होगा ना। अब आप इसका अमाउंट क्यों डिक्रीज कर रहे हो? आप इसका अमाउंट क्यों डिक्रीज कर रहे हो? बात यहां पे अगर जो हम लोग बोलते हैं कि अगर जो हम लोग क्या है, या तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 से गुना कर दे रहे हैं, 2 से भाग कर दे रहे हैं। 2 से गुना कर दो, 2 से भाग कर दो, बात तो वही आएगी। 40 ग्राम बाय 1000, तो क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे भी तो करके आ सकते, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। 2 से इसको कट किया, इसको कट किया, 20/1 था, वो तो 1 नॉर्मल ही है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। हाँ, अगर जो हम लोग क्या करते इधर 2 से मल्टीप्लाई करते और इधर भी 2 से, तो ये भी कट जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो तब इसको क्या है, इसका अमाउंट हम लोग रिड्यूस कर सकते। ठीक है, आई बात समझ में? यस और नो? सभी का क्लियर है? बताइए, बड़ी सभी का क्लियर है? यो बड़ी सभी का क्लियर है? ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा बेटा? 1 नॉर्मल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज इन डैश ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट टेकन प्लेस। हमारे क्या होगी? जो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रहेगा, यहाँ पे क्या है? डैश है ऑफ द रिएक्टिंग एलिमेंट टेक प्लेस, वॉल्यूम, पीएच, एब्जॉर्बेंस या फिर वैलेंसी। वैलेंसी रोल प्ले करेगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर, हमारा वॉल्यूम रोल प्ले करेगा, पीएच या फिर एब्जॉर्बेंस क्या रोल प्ले करेगा? हमारा 27 का आंसर जल्दी करेंगे। वॉल्यूम करेगी, पीएच करेगा, एब्जॉर्बेंस करेगी या फिर वैलेंसी रोल प्ले करेगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर?
27 का डी। वेरी गुड रजनीश, वेरी गुड उमेश, वेरी गुड। अरे वैलेंसी तो रहती है हमारी, हम लोग 6H पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, तो वैलेंसी तो रोल प्ले करती है। जैसे सीआर की देखी थी +6 थी हमारी K2CR27 के केस में, तो वैलेंसी वैलेंसी देखते के साथ ही पता लग गया। यस और नो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 28। डैश इज नॉट एंड एम्फोप्रोटिक सोलवेंट। इनमें से कौन सा एम्फोप्रोटिक सोलवेंट नहीं है? वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है 28 बेहद ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। डी डी क्यों होगा? डी क्यों होगा जी? एम्फोप्रोटिक सोलवेंट की बात हुई है। एम्फोप्रोटिक सोलवेंट की बात हुई है। अब भी देख लो, एम्फोप्रोटिक सोलवेंट है। नॉन 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 एक्वस साइट्रेशन के अंदर जाएगा। वो नॉन एक्वस साइट्रेशन का दुश्मन कौन है? नॉन एक्वस साइट्रेशन का दुश्मन कौन है? फिर सी पे क्यों जा रहे हो? फिर सी पे क्यों जा रहे हो? आ गया याद? आ गया याद कौन है दुश्मन नॉन एक्वस साइट्रेशन का? आ गया सबको याद? आ गया? हाँ। अरे एम्फोप्रोटिक सोलवेंट मैंने 4 बार लाइन खींची इसके नीचे, ठीक है। बट देखो बेटा, अगर जो हम लोग नॉन एक्वस साइट्रेशन के केस में देखेंगे तो इसका आंसर वाटर होगा। अगर जो हम लोग अदर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इसका आंसर नन होगा। बट हम लोग एनालिसिस के बेसिस पे हमारा एम्फोप्रोटिक सोलवेंट हम लोगों ने देखा है, हमारा ए प्रोटिक, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्फोप्रोटिक, ठीक है। हमारा एम्फोप्रोटिक हमारा एसिडिक भी रहता है, बेसिक भी रहता है। उस बेसिस पे देखिए तो हमारा क्या है, देखो वाटर एसिडिक भी रहता है, बेसिक भी रहता है, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। उस तरीके से देखें तो हमारा क्या है, इसका आंसर नन ऑफ द अबव रहेगा। बट हम लोग नॉन एक्वस साइट्रेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने एम्फोप्रोटिक सोलवेंट का यूज किया है, तो उसके केस में हम लोग वाटर इसको टिक करेंगे, ठीक है। जो आंसर ए कर रहे थे वो भी सही है और जो आंसर डी कर रहे थे वो भी सही है, बट जो ये बी और सी कर रहे थे उनका आंसर सही नहीं है। समझे बेटा? दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 9। इज डैश इज नॉट द टाइप ऑफ को प्रेसिपिटेशन। इनमें से कौन सा को प्रेसिपिटेशन का टाइप नहीं है? 4 टाइप पढ़ाए थे को प्रेसिपिटेशन के, 4 पोस्ट पढ़ाए थे, और जिस बच्चे ने पढ़ा होगा ध्यान से वो उसका आंसर बिल्कुल सही करेगा। 29 का आंसर जल्दी से, जल्दी बोलेंगे 29 का आंसर। सरफेस एब्जॉर्प्शन, सरफेस एड्जॉर्प्शन, ऑक्लूजन, क्रिस्टलाइजेशन या फिर मैकेनिकल एंट्रैपमेंट। इनमें से कौन सा को प्रेसिपिटेशन का टाइप नहीं है? अरे इंक्लूजन ऑक्लूजन तो पढ़ाया था, क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ाया था, सरफेस एब्जॉर्प्शन भी पढ़ाया था, मैकेनिकल इंट्रैपमेंट, ठीक है। बट एक और चीज देखो, मैकेनिकल इंट्रैपमेंट और क्रिस्टलाइजेशन में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है।
देखो बेटा, क्रिस्टलाइजेशन हमारा कहां पर हो रहा था? क्रिस्टलाइजेशन हमारा कहां पर हो रहा था? जब हमारा क्या है, इंक्लूजन हो रहा था। इंक्लूजन में हमारा क्रिस्टलाइजेशन था, ओक्लूजन था हमारा, ठीक है, सरफेस एडजॉर्प्शन, जहां पे हमारी सरफेस पे इंप्योरिटीज आकर के एडजॉर्ब हो रही थी, और मैकेनिकल इंट्रैपमेंट भी था। ये सभी के सभी आंसर सही हैं, सभी के सभी आंसर सही हैं। तो इसमें यहां पर एक और ऑप्शन ऐड कर लेना, नन ऑफ द अबव। मैकेनिकल इंट्रैपमेंट पढ़ाया नहीं था क्या जब बीकर के अंदर था, और हमारा ऐसे क्या है, इंट्रैप कर लिया था उसने? क्या था? बीकर, तीसरे नंबर पे ही पढ़ाया था, हमारा बीकर था, इसके अंदर हमारा लिक्विड फिल था, और लिक्विड फिल होने के बाद में क्या था, जो हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा था वो मैकेनिकली इंट्रैप कर रहा था लिक्विड को, ऐसे प्रेसिपिटेट बन करके। याद आ रहा है? मैकेनिकल इंट्रैपमेंट भी था। क्रिस्टलाइजेशन जो हमारा इंक्लूजन था वो क्रिस्टलाइजेशन था। ओक्लूजन सेकंड वाला था, जिसमें ऐसे गोल वाली स्ट्रक्चर बनाई थी और बीच में हमारी इंप्योरिटीज आ गई थी। सरफेस एडजॉर्प्शन चौथे पार्ट में बताया था कि सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा था, और मैकेनिकल इंट्रैपमेंट बता ही दिया। तो नन ऑफ द अबव है इसका आंसर, ठीक है। अरे बेटा, आपकी यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस होगा, आपकी यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस होगा, और जब पीसीआई का होगा, कैसी बात करते हो आप लोग। चलो, आज की रात का आखिरी क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, ग्रायोमेट्रिक, रिडॉक्स, या फिर गैसोमेट्रिक। लास्ट क्वेश्चन आज की रात का, और मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा बिल्कुल करेक्ट दे, जल्दी से बोलने का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, जल्दी बोलो, एक एक बच्चा आंसर करेगा, और बिल्कुल सही आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का। तो चाटा मार रहे राजू, डंडा निकाल रही है, उमेश को डंडा मार, डंडा मार इसके सिर में। बी बोलता है, उमेश बहुत गलत बात है बेटा, अगर जो तुमने मजाक में बोला तो बहुत गलत। बी का एक बोला, रिडॉक्स टाइट्रेशन यार, रिडॉक्स टाइट्रेशन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, राजू रहने दे, डंडा वापस रख ले। उमेश ने सही आंसर कर दिया, सी इज द करेक्ट आंसर बेटा, रिडॉक्स टाइट्रेशन होगा, obvious सी बात है भाई। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां होता है? रिडॉक्स टाइट्रेशन फोर्थ यूनिट के अंदर हमारी है, ठीक है। अब मुझे एक बात ये बता दो, आज का सेशन कैसा लगा? आज का सेशन कैसा लगा बेटा? जल्दी बोलो चैट सेशन में फटाक से, फिर आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूं कि किस प्रकार से पूछे जाएंगे। आज का सेशन कैसा लगा? वेरी गुड बेटा, टेक्निकल चैनल, अंशिका पांडे, प्रांजलि, ओमकार, शशील, कनिष्का, वेरी गुड, गौरव वेरी गुड बेटा। चलिए, मजा आया? चलो अब देखो, 2 नंबर वाले क्वेश्चन सुन लो, देखो कैसे पूछेगा। अपने पिछले 3 साल के पेपर उठा करके देख लेना, 3 साल के पेपर में खाली एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है 5th यूनिट से, खाली एक लॉन्ग क्वेश्चन आया 5th यूनिट से, तो उस चीज को हम लोग स्किप कर सकते हैं, 5th यूनिट के चक्कर में मत पड़ना, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा बेटा, तो 5th यूनिट से भी पढ़ना है तो पोटेंशियोमेट्री पढ़ लेना, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड वाला, वो दोनों मेथड पढ़, ठीक है। रिफ्लेक्स इलेक्ट्रोड वाला और ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड वाला वो पढ़ लेना। एल्कोविक इक्वेशन पढ़ लेना, 2 नंबर में पूछ लेगा। एक एचयू वालों, एल्कोविक इक्वेशन 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस फिगर से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 100 ml 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करें वो पूछ लेगा 2 नंबर में। आपसे को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन के बारे में पूछ लेगा। एसिडिमेट्री, एल्केमेट्री के बारे में पूछ लेगा आपसे। मास्किंग एंड डी मास्किंग के बारे में पूछ लेगा। इस प्रकार से आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मास्किंग एंड डी मास्किंग आपसे ये पूछ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द डेफिनेशन ऑफ एसिडिक थ्योरी ऑफ अरीनियस, अरीनियस ने एसिड के लिए क्या थ्योरी दी थी, वो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा। इस प्रकार से आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपसे 7 नंबर और लॉन्ग में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं, कुछ क्वेश्चन कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, मतलब कुछ क्या, कल की क्लास में तो जो जितने बच्चे हैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
होप सो बेटा आप लोगों का आज का एग्जाम अच्छा हुआ होगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका एनालिसिस का एग्जाम भी बेहतरीन करवाऊं, एकदम कि आपका अच्छे से जाए। जैसे आज आप लोगों के चेहरे पे खुशी थी, वैसे आपका एनालिसिस के पेपर के देने के बाद में भी और भी ज्यादा खुशी हो कि सर एनालिसिस का एग्जाम एचएपी से भी अच्छा गया है। उसके बाद में अगले जितने भी पेपर हो उससे पिछले पेपर से वो अच्छा ही जाए, कि आपने जो गलतियां एचएपी के पेपर में की हैं वो गलती आप एनालिसिस के पेपर में ना दोहराए। एक दो गलती जो आप एनालिसिस के पेपर में करोगे वो फिर इनऑर्गेनिक के पेपर में ना करो, फिर जो एक दो गलती इनऑर्गेनिक के पेपर में करोगे वो फार्मास्यूटिक्स के पेपर में ना करो। लेवल ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम एग्जाम था, आप अच्छे से करके आए, अच्छे से फोड़ के आए, बहुत अच्छे, अपने पीठ दिखाओ, वेरी गुड, शाबाशी दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, हाई फाई दो, ठीक है। और आज का सेशन आप लोगों को तो अच्छा लगा होगा आपके लिए। मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, आप लोगों ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, इसको आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, और कोई भी इश्यू हो रिगार्डिंग किसी भी चीज के, कल ऐप पे अलग से लाइव क्लास होगी, यूट्यूब पर भी होगी, ऐप पे अलग से हो जाएगी बेटा। आप ऐप वाले बच्चों हो तो कोई टेंशन मत लेना, हम लोग अलग से भी ऐप पर क्लास करेंगे कल, और यूट्यूब पर भी कल क्लास होगी आपको कम्युनिटी के थ्रू, और जैसे वीडियो पहले से शेड्यूल हो जाता है लाइव क्लास, आप लोगों को उसके थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेटा, ठीक है। इसी के साथ में आज का सेशन ऑफ करते हैं, एंड आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे, थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आज रात रेस्ट कर लेना, थोड़ा बहुत पढ़ना 11-12 बजे तक, उसके बाद में अच्छे से सो जाना, खाना वाना खाना टेंशन फ्री होकर के, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप YouTube पर भी कमेंट कर सकते हो रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपको वहां पर भी रिप्लाई मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बेटा व्हाट्सएप ग्रुप का, अदरवाइज प्ले स्टोर पे से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको आइकन दिख जाएंगे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीएससी फार्मेसी के, तो आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना बीएससी फार्मेसी को आप लोग कर सकते हो। कुछ इंपोर्टेंट आपके इमेजेस जैसे ग्रुप में अपलोड होते हैं वो मैं अपलोड करा दूंगा आज ही, एक दो इमेज, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको इनऑर्गेनिक का जब आरजेबीवी का पेपर हुआ था कि फार्माकोपिया वाला और आपका इम्प्यूरिटीज का फ्लो चार्ट, ऐसे में एक दो जो इंपोर्टेंट चार्ट्स हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन की, जो एक दो इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं, मैं उनको अपलोड करा दूंगा आज रात को ग्रुप में, 11 बजे तक मैं अपलोड करा दूंगा, तब तक आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ठीक है बेटा। एंड स्टे कनेक्टेड विद बीएसपी फार्मेसी, बीएसपी फार्मेसी के साथ तो डरने की है क्या बात, ठीक है। एंड डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, आपका एनालिसिस का पेपर बेहतरीन होगा, मैं बोल रहा हूँ, जितना कोशिश होगी आपको भी करनी है, मेरे को भी करनी है। आज 11-12 बजे तक पढ़ना और सो जाना। बहुत सारे बच्चों के साथ यही सुबह बोल रहे हैं कि सर हम लोग पूरी रात पढ़े और हमारा एचएबी के पेपर में मुझे वहां नींद आने लगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपने आज माइंड को 11-12 बजे तक पढ़ाना, पढ़ करके आराम से सो जाना, कल सुबह 7-8 बजे उठना, उसके बाद में तब तक आपको यूट्यूब पर किस टाइम क्लास होगी और ऐप पे किस टाइम क्लास होगी आपको पता लग जाएगा, ठीक है बेटा। कल अब आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाएगा। इसमें पेज ज्यादा फिल नहीं हो पाएंगे तो आप बहुत बहुत गलत सोच रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा पेज फिल होंगे क्योंकि पूरा थ्योरी है, आपको रिएक्शंस के बारे में लिखना है, थ्योरेटिकल लिखना है, पेजेस बहुत ज्यादा फिल होंगे, ठीक है। ओके बेटा, देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार जल्दी से एक बार फीडबैक देंगे चैट सेशन में कि आपको सेशन कैसा लगा, एक बार सभी बच्चे चैट सेशन में फीडबैक देंगे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, फटाक से जल्दी से एक बार चैट सेशन में फीडबैक देंगे, जल्दी से फटाक से, आज का सेशन कैसा लगा सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से चैट सेशन में फीडबैक दे दो अपना, फटाक से एक बार। ओके बेटा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, और आपके साथ में जरूर बने रहेंगे हम लोग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, योर प्रिपरेशन, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा स्टूडेंट और एक अच्छा रिजल्ट लाना आपके हाथ में, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मिलते हैं फिर कल, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।